all of you of my YouTube channel Law Journey. Here we are going to discuss part two of a Mad MCQ series, and that is important for all the aspirant who are preparing for judicial service examination. So let us start this part. So the first question is from the CRPC. CRPC 1973 केम इंटू फोर्स ऑन, कब जो है केम इंटू फोर्स में आया? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1974। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1974 को हमारा सीआरपीसी जो है केम इंटू फोर्स में आया था। टोटल जो है इसमें कितने चैप्टर हैं आपके? टोटल 37 चैप्टर हैं एंड टोटल सेक्शन हमारे कितने हैं? 484। ठीक है, और इसके अलावा जो है सीआरपीसी आप जानते होंगे कि इस समय जो है वर्तमान में प्रेजेंट में होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल होता है। होल ऑफ इंडिया, इसके पहले क्या था, जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था। इसके अलावा हमारा जो है ट्राइबल नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता था। तो अभी तो जो है होल इंडिया अप्लाई हो रहा है। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो है इसमें मर्ज कर दिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर पे भी जो है एप्लीकेबल होगा। कब से होगा एप्लीकेबल? ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से जो है 19 से जो है जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जो है हमारा चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 11 ये हमारा जो है अभी जो है नागालैंड एरिया में जो है नागालैंड एरिया, जिसकी राजधानी कौन सी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड स्टेट एंड ट्राइबल एरियाज यहाँ पे जो है एप्लीकेबल नहीं होता है ये तीनों चैप्टर। ठीक है, 8, 9 और 11 के जो चैप्टर जो है वो जो है अभी नागालैंड और ट्राइबल एरिया में जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर पे अपना जो है सीआरपीसी अप्लाई होगा। कब से अप्लाई हो रहा है? 31 अक्टूबर, ये एग्जाम पूछ सकता है। 31 अक्टूबर 2019 से, 19 में याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारा 2 बार अमेंडमेंट हुआ है इसमें इम्पोर्टेंट सीआरपीसी में। एक बार जो है 2013 में हुआ था आपका, एक बार जो है 2018 में हुआ है। ठीक, 13 वाला पूछता है, 18 वाला दोनों पूछता है कि कब जो है केम इंटू फोर्स में आया था। जैसे हमारा सीआरपीसी हुआ 1 अप्रैल को आया, इसी तरह ये भी जो है केम इंटू फोर्स में आया। तो 2013 वाला कब केम इंटू फोर्स में आया था? ये आपका आया था 3 फरवरी 2013 में आया था, यानी 3 फरवरी को आया था। ठीक है, 2013 को। और 2018 वाला हमारा कब आया? ये हमारा 21 अप्रैल को आया, 21 अप्रैल 2019 में। ठीक, तो ये दोनों आप अमेंडमेंट याद रखिएगा, काफ़ी पूछते एग्जाम में। इसका जो है याद रखिएगा 3 से जो है 3 याद रखिएगा। 2013 से जो आपका 3 फरवरी याद रखिएगा, और 18 से आपको 21 याद रखिएगा। 18 + 3 ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। 21 आपका अप्रैल 4। तो ये दोनों अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर बेसिक आपको देखना है सीआरपीसी में, तो बेसिक आपका डेफिनेशन क्लॉज है, जो कि डेफिनेशन क्लॉज आपका सेक्शन 2 में दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थोड़े हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका 2A हो गया, इसमें जो है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बोला गया। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, जो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ये बोलता है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को जो है डिफाइन नहीं करता, ये डायरेक्ट करता है कि आपको अगर देखना है कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है, तो इसके लिए जो आपको जो है शेड्यूल में जाना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक, तो वहाँ जो है पूरा लिस्ट दिया गया है कौन से ऑफेंस आईपीसी के बेलेबल है, कौन से ऑफेंस जो आपके आईपीसी के नॉन बेलेबल है। ठीक, शेड्यूल 1 में आपका 6 पार्ट में डिवाइड है। अगर शेड्यूल 1 आप डिस्कस करना चाहते हैं तो ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड है आपका। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड है। इसको हम लोग बोलते हैं एसओपी और सीबीटी, याद रखिएगा। एसओपी और सीबीटी में 6 पार्ट में डिवाइड है। एस का मतलब होता है सेक्शन दिया गया। ठीक है, लिस्ट 1 में, और इसके कॉलम सेकंड में जो है आपका ऑफेंस दिया गया, कौन कौन से ऑफेंस जो है दिए गए हैं आईपीसी में, वो सब दिया गया। आपके कॉलम 3 में जो है पनिशमेंट दिया गया है, कौन कौन से पनिशमेंट और किस ऑफेंस के लिए क्या क्या पनिशमेंट होगा। ठीक है, 4 में आपका जो है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दिया गया। ठीक है, कि जो है कौन सा जो है ऑफेंस जो है कॉग्निजेंस होगा, किस पे ऑफेंस पे कौन सा कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगा, कौन सा नहीं लेगा। बी आपका 5th वाला दिया गया, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दिया गया, यही आपको पूछा है 2A में जो है बेलेबल वाला। तो ये जो आपका कॉलम 5 में दिया गया। इसके अलावा लास्ट में आपका ट्राइबल दिया गया, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा किस ऑफेंस को। ठीक है, तो वो जो है लास्ट में दिया गया। तो इसके बाद देखिएगा एसओपी सीबीटी। ठीक,
एस में सेक्शन, ओ में ऑफेंस, पी में पनिशमेंट, और सी में कॉग्निजेंस या फिर कॉग्निजेबल, और बी में बेलेबल, और टी में आपका ट्राइबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी देखना है अगर आपको और भी आपको अगर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखना है सेक्शन 2 में, तो आप जो है 2B देख लीजिएगा। 2B भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 2B, जिसमें दिया गया चार्ज के बारे में। चार्ज को जो है डिफाइन नहीं करता, ये बोलता है चार्ज मतलब मोर हेड देन वन, ठीक है, MHTU, मोर हेड देन वन दिया गया। लेकिन चार्ज को जो है डिफाइन किया गया आपका CBI वर्सेस BC शुक्ला में। इसके पहले मैंने पुरानी वीडियो फर्स्ट पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि मतलब किस में डिफाइन किया गया। तो यहाँ भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट कि CBI वर्सेस BC शुक्ला आप पढ़ेंगे केस, उसमें जो है चार्ज को डिफाइन किया गया। चार्ज मतलब होता है प्रिसाइज फार्मूलेशन ऑफ एन एक्यूजेशन। ठीक है, ये होता है चार्ज मतलब मेड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर कोर्ट के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्ज। अगेंस्ट था किसके खिलाफ? एक्यूज के खिलाफ। कौन कौन से चार्ज जो है उसके ऊपर लगते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है आप देखिएगा चार्ज, आप जानते हो कि चार्ज जो है कहाँ दिया आपका 211 से लेकर 224 तक दिया गया आपका। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 2C देखिएगा। ठीक है, 2C में आपका क्या दिया? कॉग्निजेबल दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से हैं? ठीक है, कॉग्निजेबल कर दिया है। इसी के साथ पढ़िएगा आप 2L पढ़िएगा, 2L। इसमें दिया गया नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं, तो ये दोनों जो है साथ पढ़ते हैं हम लोग। कॉग्निजेबल कौन कौन से हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं? 2C है और 2L है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ये भी बोलता है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया वो इसके अलावा जो है कॉग्निजेबल का मतलब होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट होगा बिना वारंट के, यानी डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर लेगा पुलिस, ऐसे ऑफेंस आप करते हैं तो विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल होता है अरेस्ट विद वारंट, अरेस्ट विद वारंट, यानी कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस। ठीक, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस। अरेस्ट विदाउट वारंट आपका कहाँ दिया गया? सेक्शन 41 में दिया गया। ठीक, ये पूरा लिस्ट दिया गया, 11 के 10 प्रकार के दिया गया जिसमें आपको अरेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अरेस्ट विद वारंट आपको दिया गया सेक्शन 42 में, आप पढ़िए, CRPC बता रहा हूँ, तो वहाँ जो ये दिया गया। इसके अलावा 2 आपका D आपका देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें आपका कंप्लेंट के बारे में बोलता है कि कंप्लेंट जो है क्या होता है। कंप्लेंट आप जानते हैं ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा किसके पास आप जो कंप्लेंट लेके जाएंगे? मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ना कि पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे। पुलिस ऑफिसर के पास अगर आप जाएंगे तो जो है FIR होता है, और मजिस्ट्रेट के पास अगर आप जाएंगे तो उसको लोग कंप्लेंट बोलते हैं। किस लिए आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास? ताकि जो है कोई जो ऑफेंस हुआ है विद ए व्यू टू टेक एक्शन, माने जो है उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए, विद ए व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, चाहे व्यक्ति वो नोन हो चाहे अननोन हो, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चाहे व्यक्ति को ये नोन हो या फिर अननोन हो, मतलब कौन सा व्यक्ति जिसने जो है अपराध किया है। ठीक, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन। ठीक, और लास्ट में लिखा है बट नॉट जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, कि जो कंप्लेंट जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी जो है ये सब होना चाहिए। ओरल भी हो सकता है, याद रखिएगा, और राइटिंग हो सकता है। इसके अलावा जो है मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट लेके जाएंगे, पर्पज़ क्या है? टेक एक्शन लेने के लिए। ठीक है, इसके खिलाफ चाहे कोई व्यक्ति नोन कोई व्यक्ति हो जिसको आप जानते हैं उसके खिलाफ, या फिर आप उसको नहीं जानते हो और आपके खिलाफ जो उसने ऑफेंस कोई किया आपके साथ। ठीक है, इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट जो नहीं होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। तो ये जो आपका क्या हो गया? कंप्लेंट हो गया। इसके अलावा इसका जो है आप वो देखिएगा, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। ये बोलता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर FIR हुआ, ठीक है, और वो जो है FIR कैसा था आपका? NCR था, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल केस था, और मजिस्ट्रेट ने उसको कॉग्निजेबल केस समझ के जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया बिना परमिशन के मजिस्ट्रेट के। जैसा आप जानते होंगे कि जो है आपका सेक्शन 155 का क्लॉज 2 जो है आपका, ये बोलता है कि अगर आप नॉन कॉग्निजेबल में अगर आप FIR लॉन्च करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्लॉज 2 में। ठीक, ये बोला गया। और आप अगर तो जो है यहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की बात जो है कही गई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर क्या करता है? उसको लगता है कि कॉग्निजेबल केस है और इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल होता है, ठीक है, तो वहाँ पता चलता है कि ये जो मैटर जो नॉन कॉग्निजेबल है, मजिस्ट्रेट के पास जब आता है मैटर, ठीक है, तो जो है मजिस्ट्रेट क्या करता है? जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको जो है कंप्लेनेंट ट्रीट करता है, और जो पुलिस रिपोर्ट होता है हमारा चार्जशीट होता है उसको जो है एज ए कंप्लेंट जो है ट्रीट करके जो है प्रोसीडिंग को आगे फर्दर जो है बढ़ाता है, आगे मतलब प्रोसेस करता है। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन के बारे में यही बोल रहा है
कि जो है कोई भी अगर केस आता है जो मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल उसका नेचर था, लेकिन पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट कर दिया है बिना यह जाने हुए कि वो कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल था, या बिना परमिशन के। तो जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, तो उसको जो है कन्वर्ट कर देता है कंप्लेंट में। ठीक, तो ये पूरा जो है इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा और देखते हैं डेफिनेशन कौन था हमारा। तो ये तो बस जस्ट रिवाइज के लिए हम लोग कर रहे हैं पूरा। इसके अलावा आप जो है 2E पढ़िएगा। 2E में हाई कोर्ट डिफाइन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, इसका 2F पढ़िएगा। 2F में आपका इंडिया है। इंडिया आपका IPC में भी डिफाइन है। आई थिंक सेक्शन 18 शायद है क्या IPC, वहाँ पर डिफाइन है एक बार। ठीक है, एक बार आप लोग जो चेक कर लीजिएगा कि 18 ही शायद है, क्योंकि 19 में आपका जज डिफाइन है, तो 18 आई थिंक है। 20 में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, तो ये आपका हो। फिर इसके अलावा 2F के बाद जो है 2G आपका है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी। 2G में आपका इंक्वायरी बोलता है। इंक्वायरी बोलता है कि अदर देन ट्रायल के अलावा जो है आपका कुछ भी हर चीज़ जो है इंक्वायरी हो सकता है। जो इंक्वायरी कौन करता है? हमेशा कोर्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, ठीक, कॉग्निजेंस लेने के बाद इंक्वायरी स्टार्ट होता है, इसका स्टेज आता है। तो इसके अलावा 2H में आपका इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में जो आपका क्या दिया हुआ है, 2H में आपका इन्वेस्टिगेशन दिया है। इन्वेस्टिगेशन में बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि एविडेंस की इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन आप जानते होंगे चैप्टर 12 में दिया गया है। चैप्टर 12 में पूरा मतलब कि इन्वेस्टिगेशन दिया कहाँ से कहाँ तक, आपका जो है सेक्शन 154 से लेके 176 तक की है। ठीक है, ये आपका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। सबसे बड़ा चैप्टर समझिए CRPC का यही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी यही है। ठीक, इसके अलावा 2I देखते हैं आप। 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है जुडिशियल, इसका 2J में आपका जुरिडिक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल जुरिडिक्शन वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखिएगा 2X देखिएगा, 2W देखिएगा, WXYZ होता है ना, तो 2W देखिएगा आप, इसमें आपका जो है सम्मन दिया हुआ है। ठीक है, 2X में आप देखिएगा वारंट दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा 2WA जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका विक्टिम दिया हुआ है। विक्टिम में कौन कौन आता है? रिलेटिव फ्रेंड वगैरह आते हैं। ठीक है, गार्जियन रिलेटिव फ्रेंड वगैरह थे। इसके अलावा इसको जो है ऐड कब किया गया था? 2009 में, याद रखिएगा आपको, 2009 में इसको जो है ऐड किया गया, 2009 में। तो ये पूरा डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जो है एडमिशन जो है ये एविडेंस का आपका पार्ट है। एडमिशन स्टेटमेंट है विच में भी, एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो हो सकता है, क्या हो सकता है आपका? ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। ठीक, तो इसका जो आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। पहले हम देखते हैं कि जो एडमिशन जो है आपका कहाँ दिया गया। एडमिशन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया। इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 17 से लेके 23 तक दिया गया, प्लस 31 दिया गया। ठीक, 17 में आपका क्या है? डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, डेफिनेशन दिया गया कि मतलब एडमिशन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जो स्टेटमेंट कौन सा होता है? ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जो आपका सजेस्ट करता है, इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है किसके बारे में? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, और जिसे बनाया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या तो सर्कमस्टांसेस के द्वारा। ठीक है, इसको भी हम लोग बाइफरकेट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या क्या दिया गया। 17 में आपका डिफाइन किया गया। 18 में जो आपका पर्सन के द्वारा या फिर एजेंट के द्वारा या फिर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या फिर कोई इंटरेस्ट अगर कोई व्यक्ति ड्राइव करता है तो उसके बारे में दिया गया। 19 में आपको अगर कोई पोजीशन होल्ड करता है या तो किसी के लाइबिलिटी तक कुछ करने का वो एडमिशन करता है, तो वो भी जो है रेलिवेंट माना जाता है। इसका मतलब 20 में आपका बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति रिफ़र करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए, कि अगर वो जो व्यक्ति कहता है वो सही रहेगा, तो उसको जो हम लोग कंसिडर करते हैं क्या? रेलिवेंट मानते हैं, और एडमिशन मानते हैं उसको हम लोग। इसका 21 में आपका बोला गया कि कब जो है, दो पार्ट में डिवाइड है कि जो है कब जो है आपका एडमिशन रेलिवेंट होगा, कब जो है रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक, ये दिया गया। 22 में दिया गया, और आपका 22 में दिया गया ओरल अकाउंट्स के बारे में, ओरल अकाउंट। ठीक है, और 22A में दिया गया, ये भी ओरल अकाउंट दिया गया, लेकिन किसके बारे में दिया गया? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में दिया गया। जैसा आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो हमारा, ये हमारा कब ऐड किया गया? 2000 में ऐड किया गया। ठीक है, इसका डेट क्या है? 17 अक्टूबर 2000 में ऐड किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये पूछता है एग्जाम में कब जो है ऐड में आया था? 17/10/2000 में, 17/10/2000, 17/10
17 अक्टूबर को। ठीक, तो आपका 22A में जो आपका ओरल अकाउंट के बारे में दिया गया। 23 में आपका विदाउट प्रेजुडिस की बात करता है। कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट जो है एग्रीमेंट करते हैं उसमें या लिखते हैं एग्रीमेंट में कि जो है इसे एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, और साइन करते हैं, तो इसे आप जो है एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बिटवीन द पार्टी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पार्टी की, जो है आप जो डॉक्यूमेंट है इसको जो है आप जो है एज एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो जो है आप उसको उस डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट को आप जो है यूज नहीं कर सकते। तो ये पूरा इसका नाम 31 हमारा क्या, ये एविडेंशियल वैल्यू की बात करता है। 31 हमारा क्या, ये हमारा जो है एविडेंशियरी वैल्यू की बात करता है कि एडमिशन का एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगा। ये बोलता है कि कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है एडमिशन आपका, लेकिन हिस्टोरिकल जो है इस पर अप्लाई होता है। इसके अलावा और डिटेल हम समझेंगे कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं 117 को। ठीक है, 117 जो है क्या क्या बोलता है। 17 बोलता है एडमिशन क्या आपका स्टेटमेंट है। ठीक, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। एडमिशन हमेशा आपका स्टेटमेंट होता है जो 3 फॉर्म में होता है, या तो ओरल होगा, या तो डॉक्यूमेंट्री होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 17/10/2000। ठीक है, याद रखिएगा 17/10/2000। ठीक है, आपका स्टेटमेंट है जो सजेस्ट करता है इन्फ्रेंस, सजेस्ट करता है क्या, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस। ठीक है, किसके बारे में, कौन सा इन्फ्रेंस, किस इन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा है, ये दो की बात कर रहा है, एक फैक्ट इशू की बात कर रहा है और रिलेवेंट फैक्ट की बात कर रहा है। ठीक, और इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, मेड बाय, जो एडमिशन आप किसके द्वारा बनाया जाता है, या तो व्यक्ति के द्वारा, कोई पर्सन है व्यक्ति, ठीक है, जो इंटरेस्ट रखता है किसमें, केस में, ठीक है, प्रोसीडिंग में, वो कर सकता है एडमिशन। इसके अलावा सर्कमस्टांसेस अगर शो करता है ऐसा, ठीक है, तो जो है वहाँ, तो ये पर्सन हमारे क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग। और कोई व्यक्ति बना रहा है तो डायरेक्ट एविडेंस, और सर्कमस्टांसेस बना रहा है तो जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं। इस पर इंपॉर्टेंट केस लॉ आपका जानते होंगे, शरद वृद्धिचंद शारदा वाला है। इसके अलावा रविंद्र प्रकाश मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। शरद वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस वो भी है, वो उसमें पंचशील गाइडलाइन के बारे में बताया गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो वो जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इसके अलावा आप समझते हैं हम लोग स्टेटमेंट, हम लोग जाएंगे स्टेटमेंट 3 प्रकार का होता है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और ये जो सजेस्ट करता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, प्रिजम्पशन। ठीक है, प्रिजम्पशन जो है सजेस्ट करता है किसके बारे में, फैक्ट एंड इशू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। ठीक, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, ऐसे सभी फैक्ट जो है जिसके लिए जो है कोर्ट में जो है आपने जो है सूट लेके आया है, कोर्ट में आपका जो केस चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट एंड इशू। माने जो है विवादित तथ्य है, विवादक तथ्य यानी जो कि जो है डिस्प्यूट है, जिस पे डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ है, यानी कि जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है समझिए, वो आपका क्या होता है, फैक्ट एंड इशू होता है। और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है आपका, ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट ऐसे फैक्ट होते हैं जो कनेक्ट होते हैं किससे, फैक्ट एंड इशू से, जिसका कनेक्शन जो है फैक्ट एंड इशू से होता है, किसी भी तरह हो सकता है। ठीक है, और तो कहा जाए तो जो हम लोग हमारा जो फैक्ट एंड इशू होता है, इसके चारों ओर जो है फैक्ट घूमते हैं, ये सब जो भी फैक्ट होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। यानी फैक्ट एंड इशू के जो सराउंडिंग्स जो फैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं डिस्प्यूट को सेटल करने में। ठीक है, और जो है एविडेंस में जो है अपना जो है पार्ट प्ले करते हैं अच्छे तरह से, तो उसको लोग बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट। माने कि ऐसे फैक्ट, रिलेवेंट मतलब क्या हो गया, माने कि सुसंगत हो गया, माने जो है क्या है, परफेक्ट है, किसके लिए, फैक्ट एंड इशू के लिए परफेक्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये होगा। इसके अलावा पर्सन तो आप बता दिया मैंने, ठीक है, और बता दिया। अब देखते हैं सेक्शन 18 के बारे में देखते हैं थोड़ा, जैसे कि आपका सेक्शन 17 हो गया, अब 18 देखते हैं। 18 बोलता है कि जो है एडमिशन बनाया गया या तो पार्टी के द्वारा, जो स्टूडेंट पार्टी है, या तो उनके एजेंट्स के द्वारा, या तो रिप्रेजेंटेटिव कोई है उनके द्वारा, या तो कोई जो है पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट रखता है उनके द्वारा, तो इन सब के द्वारा बनाए गए जो है एडमिशन जो है आपका वो जो रेलिवेंट होता है 17-18। इसके अलावा जो मतलब सब्जेक्ट मैटर से इंटरेस्ट रखता है, वही जो मतलब सब आ गए इसमें, सब्जेक्ट मैटर से जो इंटरेस्ट रखता है वो सब व्यक्ति जो है। इसके अलावा सेक्शन 19 आपको बोलता है, 19 आपको बोलता है कोई व्यक्ति अगर कोई पोजीशन होल्ड करता है या फिर कोई लाइबिलिटी होल्ड करता है किससे संबंधित, उससे सूट या फिर प्रोसीडिंग से संबंधित। सूट मतलब हो गया सिविल सूट आपका, और प्रोसीडिंग मतलब होगा क्रिमिनल सूट, आप क्रिमिनल केस आपका। ठीक है, तो उससे संबंधित कोई अगर कुछ लाइबिलिटी या पोजीशन होल्ड करता है और वो व्यक्ति एडमिशन करता है किसी स्टेटमेंट का, तो उसको माना जाएगा कि जो है ये भी एडमिशन जो है रेलिवेंट है।
ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 20 आप देखिए, 20 बोलता है कि रिफंड की बात करता है, जो एक्सप्रेसली रिफंड होता है, ठीक है, इम्प्लाइडली नहीं होगा, एक्सप्रेसली होगा। कोई व्यक्ति अगर रिफ़र करता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि जो है तुम किसी से पूछ लो या फिर किसी व्यक्ति से पूछ लो, अगर वो व्यक्ति जो बोलता है वो मैं जो है मान लूँगा। तो ऐसा व्यक्ति का अगर जो जिस व्यक्ति से बोला गया है, इस व्यक्ति से पूछ लो, अगर वो व्यक्ति उससे पूछता है और वो जो भी स्टेटमेंट अपना देता है तो वो जो है रेलिवेंट माना जाएगा। तो ये जो है सेक्शन 20 बात किया है। और इसके अलावा सेक्शन 21 जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक बोलता है कि जो एडमिशन आपका क्या है, रेलिवेंट है। एक बोलता है एडमिशन आपका रेलिवेंट नहीं है। एडमिशन आपका रेलिवेंट कब है, जब बनाया जाता है अगेंस्ट द मेकर। अगर जो व्यक्ति स्टेटमेंट बना रहा है वो अपने आप को जो है, अगर अपने आप को जो क्रिमिनल लायबिलिटी में जो है क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो जो है वो स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रेलिवेंट हो जाएगा वो एडमिशन आपका, ठीक। अगर अगेंस्ट द मेकर मतलब अपने ही खिलाफ कोई व्यक्ति जो है कोई तो अपने खिलाफ कोई व्यक्ति चार्ज नहीं लगाता है जब तक जो है वो जो है कोई मतलब एडमिशन ना कर दे, ठीक। तो अपने खिलाफ कोई व्यक्ति एडमिट करता है तो उसको एडमिशन को रेलिवेंट माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बचाव में कोई व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट अगर देता है, कोई एडमिशन करता है इन फेवर ऑफ एडमिशन, कोई एडमिट करता है जो उसको जो है बचाता है, या डिफेंस कुछ अगर बोलता है वो, तो जो है उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाता, क्या उसको जो है एडमिशन को रेलिवेंट कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये 21 आपका हो गया। इसका 22 23 मैंने आपको बता दिया, उसको बस ज़्यादा अंदर जाने मतलब कोई नहीं है। और 21 आपका 3 एक्सेप्शन में दिया गया। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्टेटमेंट कोई दिया और वो जो है व्यक्ति जो है डाइड हो गया, मर गया बाद में, या फिर सेक्शन 32 में जो दिया गया है कि डाइड हो गया, कैन नॉट फाउंड है, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है। इसके अलावा जो है आपका जो मतलब कि काफ़ी मतलब दूर है, जो मतलब आ नहीं सकता इस समय, ठीक है, तो उन सभी का क्राइटेरिया अगर फॉलो कोई करता है तो जो है आपका कोई एडमिशन करता है और फिर जो है डेड हो जाता है, फिर कैन नॉट फाउंड किया था, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या तो हुज अटेंडेंस कैन नॉट प्रोकर्ड विदाउट अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है एडमिशन जो है रेलिवेंट माना जाता है। ये इसका एक्सेप्शन है 21 का, भले ही वह व्यक्ति जो है अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट अगर बोला है तो वही। ये आपका जो है एक्सेप्शन किसका है, इसका है, जो बोलता है कि जो एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं है अगर कोई व्यक्ति अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट अगर देता है तो इसका एक्सेप्शन ये 3 है, सेक्शन 32 है। इसके अलावा स्टेट ऑफ माइंड वगैरह है कि स्टेट ऑफ माइंड्स में अगर बोलता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको भी जो है रेलिवेंट माना जाएगा। इसके अलावा जो है अदर देन एडमिशन के अलावा अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको भी जो है रेलिवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इसके जो है 3 एक्सेप्शन भी है। हमारा 21 के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा एडमिशन के बारे में और समझ लेते हैं कि एडमिशन जो है क्यों एडमिसिबल होता है। एडमिशन जो हमारा दिया गया है सेक्शन 17 में, वो एडमिसिबल क्यों होता है, इसके 4 रीजन है। वाई पूछता है एग्जाम में, ये मेंस में पूछता है कि वाई एडमिशन इज एडमिसिबल, क्यों जो एडमिशन आपका एडमिसिबल होता है। इसमें 4 ग्राउंड दिया गया क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये क्या है, वेवर ऑफ प्रूफ होता है, वेवर ऑफ प्रूफ होता है। मतलब अगर इसको आप जो एडमिशन किसी फैक्ट का आप अगर एडमिशन करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है अब जो है प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, वेवर ऑफ प्रूफ। वेवर ऑफ प्रूफ मतलब क्या है, अदर जो भी प्रूफ करने का जो था वो एविडेंस था उसको जो है अब जो डिनाई कर दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट का एडमिशन कर लेता है तो, ठीक। इसके अलावा स्टेटमेंट क्यों एडमिशन होगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ये जो है अगेंस्ट द इंटरेस्ट होता है। कोई व्यक्ति जो अपने खिलाफ जो है अपने आप को जो नहीं फंसाएगा किसी केस में, तो इसीलिए जो है इसको जो है क्या बनाया जाता है, रेलिवेंट बनाया जाता है, एडमिशन बनाया जाता है एडमिशन को। तीसरा आपका रीजन है कि एविडेंस जो है कंट्राडिक्टरी नेचर होता है। स्टेटमेंट जो है जो एडमिशन है मतलब आपका वो क्या है, कंट्राडिक्टरी नेचर है। कंट्राडिक्शन कहाँ दिया आपको, 145 में दिया गया, कंट्राडिक्टरी नेचर का है या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई बोल सकते हैं। तो इसलिए भी आपका जो है एडमिशन रेलिवेंट होता है। और फोर्थ आपका लास्ट कौन सा है कि एविडेंस ऑफ ट्रुथ होता है। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रुथ, एविडेंस ऑफ ट्रुथ, क्योंकि जो है कोई व्यक्ति अपने खिलाफ अपने आप को नहीं फंसाएगा, इसलिए जो है वह जो बोल रहा है वो तरीका माना जाएगा सही है। तो ये 4 रीजन है जिसके कारण ये लगता है कि जो एडमिशन जो है आपका रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। एडमिसिबिलिटी आप जानते हैं कहाँ दिया गया का, सेक्शन 136 में दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा जो है एडमिशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा है कि जो है इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है एडमिशन का। तो
एविडेंशियल वैल्यू आपको कहाँ दिया गया, सेक्शन 31 में दिया गया। एक मिनट इसको हम लोग थोड़ा साफ कर देते हैं। तो आपका जो है सेक्शन 31 जो दिया गया आपका, वहाँ जो है एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बात किया गया एडमिशन के, ठीक है। सेक्शन 31 में दिया गया आपका एविडेंशियल वैल्यू। तो ये बोलता है, दो चीज़ बोलता है कि जो आपका कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन एस्टॉपेल जो है लग सकता है एडमिशन पे, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा जो आप देखेंगे सेक्शन 58 देखेंगे, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका जो है एविडेंशियल वैल्यू आप देखेंगे अगर एडमिशन का, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन, ये दो पार्ट होता है, एक होता है सेक्शन होता है, एक होता है आपका सेक्शन कहाँ दिया गया, जहाँ मतलब बताता है कि एविडेंशियल वैल्यू इसकी क्या है। एक बताता है आपका केस, बताता है कौन कौन से केसेस हैं जहाँ मतलब एविडेंशियल वैल्यू को डिस्कस किया गया है। सेक्शन आपका दो है, एक है सेक्शन 31 है आपका, एक है सेक्शन आपका 58 है, ठीक है। ये दो जगह बताया गया है कहाँ का जो एडमिशन आपका रिलेवेंट होता है, क्या क्या मतलब एविडेंशियल वैल्यू क्या है उसकी। 31 बोलता है कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो है क्या है स्टॉपेल लगता है, ठीक है। स्टॉपेल जानते हैं 115 से 117 से जो है स्टॉपेल आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। स्टॉपेल मतलब दो चीज़ होता है, एक होता है आपका डिक्लेरेशन होता है, कोई व्यक्ति कोई कुछ डिक्लेरेशन करता है या फिर एक्ट ओमिशन कुछ भी करता है, एक्ट करता है ओमिशन करता है डिक्लेरेशन करता है, और दूसरा आप दिया आपका अल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रेशन का क्या मतलब है, एक मिनट, तो एक आपका जो है अल्ट्रेशन दिया हुआ है, अल्टरेशन, तो कोई व्यक्ति अगर कुछ डिक्लेयर करता है और उसी डिक्लेरेशन दूसरा कोई व्यक्ति जो है कुछ अपना पोजीशन जो है अल्टर करता है, पोजीशन अपना चेंज करता है, तो जो पहला व्यक्ति जिसने डिक्लेरेशन किया जाएगा उसको जो है बाद में जो है स्टॉप कर दिया जाएगा कि मतलब आप जो है अब जो है मुकर नहीं सकते अपनी बात से, ठीक है। आप जो है अपने स्टेटमेंट डिक्लेरेशन को आप जो है डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टॉपेल बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा सेक्शन देखते हैं हम लोग, इसका सेक्शन 58 देखते हैं। 58 बोलता है कि अगर कोई फैक्ट अगर एडमिट हो गया, ऐसा कोई फैक्ट जो एडमिट हो गया उसको जो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बोलता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूफ्ड। इसका दो केस हम लोग देखते हैं। पहला केस आपका है भगत सिंह वर्सेस भागीरथी भागीरथी का केस है। इसमें बोला गया क्या है, एडमिशन जो आपका क्या है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो है आपका, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और गुड एविडेंस है, बशर्ते क्या हो जाए ड्यूली प्रूव्ड हो जाए, ड्यूली प्रूव्ड हो, तो आपको जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बन सकता है ये। इसके अलावा जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट केस है, ये हमारा राम भरोसे का है, राम भरोसे शर्मा वर्सेस महेंद्र महंत राम स्वरूप का केस है। इसमें बोला गया कि अगर जो है एडमिशन आपका जो है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और फैक्ट भी है, तो जो है आपका एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है, कंसीडर नहीं किया जाएगा एडमिशन, क्योंकि इसमें लॉ जो है इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि एडमिशन जो हमेशा फैक्ट पे होता है, ठीक है, और सिविल केस पे अप्लाई होता है एडमिशन, ठीक। तो अगर मिक्स फैक्ट और लॉ हो गया तो जो है आपका एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों हमारा इंपॉर्टेंट केस था एडमिशन के बारे में, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन के बारे में। पहला क्या था, पहला आपका जो भगत सिंह वर्सेस भागीरथी केस था आपका, और दूसरा आपका जो है राम भरोसे शर्मा वर्सेस महंत राम स्वरूप का केस है आपका, ठीक है। पहले में बोलता है कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बशर्ते ड्यूली प्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में बोलता है कि अगर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है तो इसको जो है एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ आ गया, जबकि लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होता एडमिशन। हमारा एडमिशन जो है हमेशा फैक्ट पे जो है एडमिशन किया जाता है हमेशा, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है। तो ये एविडेंशियल वैल्यू पूरा हो गया हमारा, तो एडमिशन के बारे में ये पूरा था इतना, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है ये वाला, इसका आंसर आपका डी हो गया, ठीक। तो इसका सेकंड देखते हैं हम लोग कि जो है कौन सा जो है नॉट टेस्टिफाई है, हु में जनरली नॉट टेस्टिफाई, कौन मतलब कि जो है विटनेस के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है उसकी बात कर रहा है ये आपका 118 की बात कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट की बात। तो इसमें टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज और डिजीज चाहे बॉडी हो चाहे माइंड का हो,
दोनों जो है आता है इसमें। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 118 के बारे में, सेक्शन 18 जो है क्या बोल रहा है। सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा 118 इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा बोलता है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कौन कॉम्पिटेंट है, हु मे बी टेस्टिफाई या फिर हु इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, दोनों बोल सकते हैं आप। जैसे बोलता है ऑल पर्सन, माने सभी व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट है, ऑल पर्सन कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस करके क्लॉज, दो क्लॉज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो प्रिवेंट ना करे, अगर मतलब रोके ना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। और दूसरा आपका जो है गिविंग रेशनल आंसर, माने कोई अगर क्वेश्चन से पूछा गया तो उसका जो है मतलब प्रॉपर आंसर अगर दे रहा है, वो देने में सक्षम है, तो जो है उसको माना जाएगा क्या, तो उसको जो है कॉम्पिटेंट विटनेस जो है माना जाएगा। एलिमेंट आंसर, इसको जो कॉम्पिटेंट विटनेस जो है माना जाएगा। तो ये जो है दो कंडीशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कॉम्पिटेंट टेस्टिफाई, कोई व्यक्ति अगर विटनेस बनना चाहता है, उसके दो कंडीशन महत्वपूर्ण है। पहला होना चाहिए कि क्वेश्चन को समझे कि क्या क्वेश्चन से पूछा गया, और दूसरा जो है उस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर दे, फिर सही आंसर दे, तो माना जाएगा कोई व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने, विटनेस बनने में। इसके अलावा दो इसमें जो है 4 एक्सेप्शन दिया गया कि जो ऐसे व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट नहीं होता है। कौन से व्यक्ति नहीं होता है कॉम्पिटेंट का शॉर्टकट है टेडो, DEDO, ठीक है। ये 4 कंडीशन दिया गया, इसमें व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए, यानी कॉम्पिटेंट नहीं है विटनेस बनने के लिए। पहला आपका टेंडर एज है, टेंडर एज माने कम एज का कोई छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, जो 2-3 साल का है, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि कोई क्या क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर भी नहीं दे पाएगा। और दूसरा एक्सट्रीम ओल्ड एज, जो काफ़ी मतलब कि बूढ़ा हो गया व्यक्ति, ठीक है, काफ़ी एक्सट्रीम ओल्ड एज हो गया, वो व्यक्ति भी कॉम्पिटेंट नहीं हो कि वो सुन भी नहीं सकता और समझ जाता है मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। और इसका मतलब है डिजीज, कोई डिजीज वगैरह हुआ, जैसे कोमा में गया हो या फिर कोई गंभीर बीमारी उसको हुई हो, जिससे मतलब कि उसको कोई मेंटली कोई मतलब कि अगर इंजरी कोई हुआ हो, ठीक है, मेंटली, तो वो भी जो है कॉम्पिटेंट होगा टेस्टिफाई करने के लिए। और ये अदर दिया गया, अदर कोई मतलब सिचुएशन आ जाता है तो जो है वहाँ पे जो है व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट नहीं टेस्टिफाई करने के लिए। ये 4 कंडीशन जो है दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका एक्सप्लेनेशन लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं क्या बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन बोलता है लूनाटिक के बारे में बोलता है। लूनाटिक मतलब ये बोलता है कि लूनाटिक कोई अगर व्यक्ति है, लूनाटिक व्यक्ति, वो जो है कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। कब कॉम्पिटेंट है, जब मतलब वो जो है स्टेज होता है एक, उस स्टेज पे जहाँ वो व्यक्ति लूनाटिक नहीं है। जैसे यहाँ पर तो क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर लूनाटिक है तो ये स्टेज चलता है, इस स्टेज पे जो व्यक्ति क्या है, लूनाटिक नहीं है, ठीक है, और इस स्टेज पे व्यक्ति लूनाटिक है, मतलब बीमारी उसकी जो है जो पागलपन का जो दौरा पड़ता है ना, वो आता जाता रहता है, आ रहा जा रहा है। तो जो है जिस स्टेज पे जो है वो मतलब कि लूनाटिक नहीं है या फिर पागल नहीं है, तो उस स्टेज पर अगर वही कोई क्वेश्चन से पूछा जाता है, उसका आंसर देता है, तो माना जाएगा कि जो है कॉम्पिटेंट विटनेस। और ये चीज़ आप जानते होंगे, एक होता है आपका इडियट, एक होता है आपका लूनाटिक होता है। इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझिए आप, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ लूनाटिक दिया रहता है, इडियट बहुत कम जगह दिया रहता है। तो इसको आप देखते हैं, इडियट मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो पागल है बाय बर्थ है, उसको हम लोग बोलते हैं इडियट, ठीक है। और लूनाटिक व्यक्ति जो मतलब कि बाद में किसी मतलब कि बीमारी से हो गया, तो कोई डिजीज से हो गया, या तो कोई उसको मतलब इंजरी हो गई, जिससे मतलब वो मतलब क्या होगा जो है पागल हो गया, या फिर कुछ और भी हो गया, ठीक। ये सब रीजन है लूनाटिक होने। लूनाटिक क्या होता है, बाय बर्थ नहीं होता है, वो मतलब पागलपन का दौरा पड़ता रहता है, कुछ समय पे आ रहा है, कुछ समय जा रहा है। और इडियट का होता है वो बाय बर्थ होता है, उसमें मतलब कोई दौरा नहीं पड़ता, वो लगातार जो है व्यक्ति पागल रहता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो लूनाटिक के बारे में से बोलता है कि लूनाटिक जो है कॉम्पिटेंट है विटनेस बनने के लिए, अगर वो उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे जो है क्वेश्चन समझ रहा है और उसका जो है प्रॉपर आंसर दे रहा है, तो ठीक, ये हो गया। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब कितने प्रकार के जो है आपको विटनेस होते हैं। ये एग्जाम में मेंस में आता है क्वेश्चन कि जो है कितने प्रकार के विटनेस जो होते हैं, या फिर प्री में पूछ लिया कि जैसे आपका इंटरेस्टेड विटनेस किसे कहते हैं, या फिर स्टॉक विटनेस क्या होता है, कौन होता है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड विटनेस का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि क्या है विटनेस। आपका जो पहला विटनेस कौन सा है, चाइल्ड विटनेस मान लीजिए पहला है। चाइल्ड विटनेस मतलब ऐसा व्यक्ति जो छोटा व्यक्ति हो, छोटा बच्चा कोई हो, जो है 5 साल या फिर 7 साल या फिर 18 से कम हो, 18 से कम,
जो क्या है, दो चीज कंडीशन होनी चाहिए मैंने बताया है। एक होना है पीजी, उसका शॉर्टकट है, याद रखिएगा। एक होता है प्रिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम, जो भी मतलब उससे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मतलब उसका क्वेश्चन वो समझ सकता है। दूसरा जो है उसका जो है जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो है गिविंग रेशनल आंसर, मतलब सटीक आंसर अगर दे, ठीक है, तो जो उसको माना जाएगा, उस चाइल्ड को माना जाएगा कि कोई चाइल्ड क्या है, कॉम्पिटेंट है। इसके अलावा दूसरा हमारा क्या विटनेस, आपका इंटरेस्टेड विटनेस आ गया। मतलब ऐसा कोई विटनेस जो है केस में कोई किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, ऑफेंस कोई अगर हुआ है तो कोई इंटरेस्ट रखता है, ऐसा व्यक्ति को अगर स्टेटमेंट देता है तो उसको माना जाएगा क्या, कि जो है कॉम्पिटेंट, ये जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हमारा क्या है, थर्ड आपका जो है हो सकता है चांस विटनेस। थर्ड आपका जो है आपका हो सकता है चांस विटनेस। चांस मतलब कि बाई कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, जहाँ मतलब ऑफेंस हो रहा है बाय द वे वो कोइंसिडेंस है, बाई चांस जो है कोई व्यक्ति वहाँ जो है प्रेजेंट था, ठीक है, जिस जहाँ पे ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई स्टेटमेंट वो देता है तो उससे विटनेस को माना जाएगा चांस विटनेस। इसके अलावा स्टॉक विटनेस होता है एक, स्टॉक विटनेस। स्टॉक विटनेस ऐसे विटनेस होते हैं स्टॉक विटनेस, जहाँ मतलब कि लगता है कि जो है प्रोसिक्यूशन का जो केस लगता है कमज़ोर पड़ रहा है, तो वहाँ पुलिस वगैरह जो पुलिस होते हैं हमारे, ये सब जो है ऑलरेडी एक विटनेस जो है अपने पास रखते हैं, ताकि जो है केस को जो है फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट फर्दर जो है इसको जो है बढ़ाया जा सके, ठीक है, या फर्दर डेट के लिए या फिर एडजॉर्नमेंट के लिए वगैरह, ताकि मतलब जैसे पुलिस को लगता है कि कोई मतलब कि एविडेंस अभी है जो आज जो है नहीं मिल पाएगा, फिर एक दो दिन बाद मिल पाएगा, तो उसके लिए पुलिस अफसर क्या करते हैं, स्टॉक विटनेस रखते हैं। तो जो है स्टॉक विटनेस यही काम आता है कि जो है उस प्रोसीडिंग को जो है फर्दर डिले करने के लिए स्टॉक विटनेस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसको जो कोर्ट में पेश किया जाता है और जो है उस विटनेस को, और विटनेस जो है अपना गवाही देता है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है लेकिन अभी नहीं है, बाद में है, पर्याप्त अभी नहीं है। तो ऐसे मतलब कि विटनेस जहाँ मतलब जो मतलब कि पुलिस या प्रोसिक्यूशन की हेल्प करते हैं, ठीक है, और उनके पास जो है प्रोसिक्यूशन के पास जो है ठोस सबूत नहीं होता केस को प्रेजेंट करने में, और इसके लिए उनको समय चाहिए, तो उसके लिए जो है स्टॉक विटनेस का यूज किया जाता है, ठीक। पाँचवा आपका कौन सा हो सकता है, इसके अलावा आपका सा जो है आई विटनेस हो सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब कि ऑफेंस होते हुए देखा है वो देता है कोई व्यक्ति। इसके अलावा आपका ऑफिशियल विटनेस हो सकता है, ऑफिशियल मतलब कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है जिसके सामने कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो वो भी अपना जो है गवाही दे सकता है, उसको ऑफिशियल विटनेस बोलते हैं। तो ये सब हमारे थे। इसके अलावा और देख लीजिए, अगर देखना है तो रिलेटेड विटनेस देख लीजिए। रिलेटेड विटनेस ऐसे विटनेस जो मतलब रिलेटिव होते हैं, किसके किसके रिलेटिव होंगे, तो आपके अफेंडर के होंगे या तो जो प्रोसिक्यूशन के होंगे, ठीक है। तो ऐसे विटनेस जो है रिलेटेड विटनेस का जो उनके रिलेटिव होते हैं वो विटनेस अगर देते हैं तो जो रिलेटेड विटनेस कहते हैं। इसके अलावा आपका डम्प विटनेस, आप जानते होंगे डम्प विटनेस। डम्प विटनेस ये आपका सेक्शन 119 दिया गया है, सेक्शन 119 में दिया गया है। ऐसे विटनेस जो मतलब क्या होते हैं, गूंग होते हैं, गूंगे व्यक्ति होते हैं, तो उनको जो है माना जाता है ओरल एविडेंस माना जाता है, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर एविडेंस देता है तो उसको ओरल एविडेंस माना जाता है, याद रखिएगा। 119 में दिया गया है डम्प विटनेस। ये सब विटनेस के प्रकार है, पहले फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला आपका क्या है, चाइल्ड विटनेस है, कोई छोटा व्यक्ति छोटा बच्चा, बशर्ते क्या होना चाहिए, वो मतलब क्वेश्चन समझना चाहिए और आंसर देना चाहिए, वो किसी भी मतलब एज का हो, एज यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है चाइल्ड विटनेस में, बस उसको जो है क्वेश्चन समझना चाहिए, उसका जो अगर सही आंसर दे रहा है तो माना जाएगा ये चाइल्ड जो है कॉम्पिटेंट है आपका, चाहे कितना भी साल का हो, चाहे 5 साल का हो या 4 साल का हो, ठीक है, चाहे 12 साल का हो, चाहे कोई भी साल का हो। इसके अलावा इंटरेस्टेड विटनेस है, इंटरेस्ट भी तो किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट रखता है ऑफेंस में, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरेस्टेड विटनेस बोलते हैं। इसके बाद चांस विटनेस आपका है, स्टॉक विटनेस आपका है, ठीक, आई विटनेस है, ऑफिशियल विटनेस है आपका, रिलेटेड विटनेस है, डम्प विटनेस है। तो ये सब विटनेस के जो प्रकार हो गए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन वो देखते हैं हम, ये पूरा विटनेस के बारे में हो गया, कितने प्रकार का होता है विटनेस, कहाँ दिया है, 118 में दिया गया आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा आपका, कि जो है कौन टेस्टिफाई है, सभी व्यक्ति जो है कौन टेस्टिफाई नहीं पूछा, ठीक है, तो जो ये सब व्यक्ति जो टेस्टिफाई नहीं है। सेक्शन 18 अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, ये दिया गया आपका सेक्शन 31 में। अभी हम लोग पढ़े इसको क्वेश्चन को, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि सेक्शन 31 बोलता है यही, ठीक है। सेक्शन 31 क्या बताता है, एविडेंसरी वैल्यू बताता है, एविडेंसरी वैल्यू दो जगह हमने बताया था आपको, एक सेक्शन बताया था, एक जो केस बताया था। सेक्शन कौन सा था हमारा, 31 था और 58 था, 58। और आपके केस कौन सा था, पहला था आपका भगत सिंह वर्सेस भागीरथी का केस था, और दूसरा जो है राम भरोसे का केस था।
राम वर्सेस शर्मा वर्सेस महंत राम स्वरूप था। ठीक, इसके अलावा अगर एविडेंशियल वैल्यू और देखना तो जैसे आपका एविडेंशियल वैल्यू पूछता है टीआईपी का एविडेंशियल वैल्यू क्या होता है, कोरोबोरेटिव होता है। कोरोबोरेटिव माने कोरोबोरेशन कर सकता होती है। कोरोबोरेशन हमारा कहाँ दिया जाएगा, 157 में दिया जाएगा कोरोबोरेशन। ठीक है, इसके अलावा जो टीआईपी आपका कहाँ दिया गया, सेक्शन 9 में दिया गया। ठीक, 157 था आपका टीआईपी आपका सेक्शन 9 में दिया गया। इसके अलावा जो आपका कन्फेशन पूछता है कि कन्फेशन का जो एविडेंशियल वैल्यू क्या है, तो ऐसा कहीं मतलब इंडियन एविडेंस में नहीं दिया गया जो ये बताता हो कि जो है कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है। जैसे आपके दो इंपॉर्टेंट केस इसमें आ सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ एमपी का है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पलटन मल्लाह का केस है। ये आपका जो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन से भी संबंधित है आपका ये केस। तो इसमें एविडेंशियल वैल्यू बताया गया कि जो गुड पीस ऑफ एविडेंस होता है, कन्फेशन आपका गुड पीस ऑफ एविडेंस होता है। गुड पीस ऑफ एविडेंस बशर्ते क्या होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपको बताया गया है। दूसरा केस हमारा कौन सा है, दूसरा केस आपका देवीलाल केस है। देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का है। इसे बताया गया कि जो आपका कन्फेशन जो है रेलिवेंट तो होता है और जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी है। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो है इस एविडेंस केवल इसी एविडेंस के बेसिस पे आपको जो कन्विक्शन हो सकता है। कन्विक्शन यानी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन को बोलते हैं हम लोग, या सब्सटेंटिव एविडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है सब्सटेंटिव एविडेंस तो है ही, लेकिन जो है कभी कभी जो है कोरोबोरेशन की आवश्यकता पड़ती है। कोरोबोरेशन जो है आपका इसका जो है कहीं कहीं जो है आवश्यक हो जाता है कोरोबोरेशन करना, जो कि जो आपको 157 में दिया है कोरोबोरेशन ऑफ डैन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसमें 3 केस इंपॉर्टेंट है। पहला केस आपका है कौशल राव का केस है, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का है, RAO वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके अलावा सेकंड केस आपका है पन्नीबेन का है, पन्नीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ MP का है, स्टेट ऑफ MP। तीसरा आपका केस है मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, स्टेट ऑफ यूपी का केस है। कौशल राव वाले केस में क्या बोला गया था कि जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बशर्ते क्या होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और सॉल्व बेसिस ऑफ कन्विक्शन। 6 तो बोला गया सब्सटेंटिव एविडेंस। पन्नीबेन वाले केस में बस स्टेट ऑफ MP में इसमें बोला गया सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बशर्ते क्या होना चाहिए, कुछ गाइडलाइन दिया गया इसमें कि जो ये गाइडलाइन का फॉलो होना चाहिए। तो जो है आपका ये जो है डैन डिक्लेरेशन आपका सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। जैसे आपका जो है वॉलंटरी फ्री एंड वॉलंटरी होना चाहिए, विदाउट कोरोबोरेशन होना चाहिए, और सस्पिशियस कोई नहीं होना चाहिए, कोई सस्पिशियन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कोरोबोरेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर सस्पिशियन है तो कोरोबोरेशन होना चाहिए। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का जो है इसमें अगर वर्जन जो है सेम वर्जन मतलब कि लैंग्वेज होना चाहिए, जिस लैंग्वेज वर्जन में डिक्लेरेशन जो है किया गया है, किस व्यक्ति का जो व्यक्ति मर रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा अगर डैन डिक्लेरेशन आपका है तो जो है पहला जो फर्स्ट जो डैन डिक्लेरेशन है उसको जो है कंसीडर किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा उसको। ठीक है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो रेस्ट है जो बाकी जो बचे हैं डैन डिक्लेरेशन आपके, उनको भी अगर पहले वाले से अगर मैच करता है तो उनको भी रिलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज जो है कोरोबोरेशन किया जाएगा बाकी जो डैन डिक्लेरेशन के साथ। तो ये पन्नीबे ने बोला गया। मकसूदन वाले केस बोला गया था कि जो है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बशर्ते क्या होना चाहिए, कोरोबोरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो है मकसूदन वाले केस में बोला गया। ये 3 इंपॉर्टेंट केस है डैन डिक्लेरेशन के बारे में। डैन डिक्लेरेशन आप जानते होंगे सेक्शन 32 में दिया गया आपका 32 में आपका डैन डिक्लेरेशन दिया गया। 32 क्लॉज 1 से लेके आई थिंक क्लॉज 8 या 9 तक दिया गया पूरा। तो 32 का क्लॉज 1 जो है डैन डिक्लेरेशन के बारे में डील करता है। बाकी क्लॉज इसके अलग अलग जो है अलग अलग नेचर से डील करते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। जो भी उसमें मतलब कि स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, डैन डिक्लेरेशन के रूप में अगर कोई दिया जाता है अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट, तो उनको भी जो है रेलिवेंट माना जाता है। ठीक, और डैन डिक्लेरेशन आप जानते होंगे क्या है कि ओरल और राइटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एविडेंशियल वैल्यू के बारे में पूरा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आई थिंक आपका जो CRPC है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा जो सीआरपीसी से, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कहाँ दिया गया है? ठीक है, न्यूसेंस के बारे में पूछ रहा है। न्यूसेंस के बारे में सीआरपीसी में कौन मतलब कि ऑर्डर दे सकता है? ठीक है, न्यूसेंस को हटाने के लिए पहले हम देखते हैं कि न्यूसेंस जो है इसका मतलब क्या होता है। न्यूसेंस मतलब होता है रॉन्ग होता है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। क्या करता है कोई व्यक्ति, जिसमें कोई व्यक्ति जो है अनलॉफुली डिस्टर्ब करता है, अनलॉफुली डिस्टर्ब करता है। किसको डिस्टर्ब करता है? या तो किसी व्यक्ति के राइट को डिस्टर्ब करता है, या फिर इन्वायरमेंट, या फिर रिवर कोई है, या फिर जैसे पब्लिक यूटिलिटी की जितने भी चीज़ें हैं जो पब्लिक को दिया गया उसमें कोई डिस्टर्बेंस करता है, या फिर कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं न्यूसेंस उस व्यक्ति कर रहा है। या फिर फ्री इन्वायरमेंट का राइट आपके पास, ठीक है, तो ये जो करता है न्यूसेंस। अगर देखा जाए तो मेनली जो है ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल जो है 21 है, ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारे जो है इसमें आपका जो है फ्री पोल्यूशन फ्री जो है इन्वायरमेंट आता है, फ्री पोल्यूशन इन्वायरमेंट आता है, या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो आपको आर्टिकल 21 देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूसेंस कोई व्यक्ति कर रहा है तो आपका जो है फ्री पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपका जो है ब्रीच हो रहा है, जिसके लिए जो है आपका आप जो है केस लेकर आ सकते हैं, या फिर रेट वगैरह भी ले आ सकते हैं, ठीक है, न्यूसेंस के लिए आप, ठीक, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। फंडामेंटल राइट का रेमेडी क्या है, रेट है, आपका जानते ही है 32 एंड 26 226 में आप। तो एक तरीके से आपका आर्टिकल 21 से भी है, और देखना अगर तो आप आर्टिकल 48 दे सकते हैं, जहाँ मतलब इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया। इसका नाम 51A का क्लॉज जी है, जी क्लॉज में इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया। 51AG में आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में दिया गया, ठीक। तो ये था। इसके अलावा न्यूसेंस हमारा काफ़ी जगह दिया गया। न्यूसेंस हमारे जो है ना कहाँ का दिया है, फिर देखते हैं कि सीआरपीसी क्या है। न्यूसेंस हमारा टॉर्ट में जानते ही आप, टॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा आपका सीपीसी में भी दिया गया, इसके अलावा आपका आईपीसी में भी दिया गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सीआरपीसी में दिया गया। तो टॉर्ट में तो डिफाइन किया गया, सीपीसी में सेक्शन 91 है, सेक्शन 91, ठीक। इसे बोला गया कि न्यूसेंस का जो केस होगा उसमें एडवोकेट जनरल होगा, एडवोकेट जनरल, और जो है 2 और मोर व्यक्ति के द्वारा लाया जाएगा, 2 और मोर, 2+, ठीक है। इसके अलावा जो है कोर्ट से परमिशन लेने के बाद जो है न्यूसेंस का जो है सूट आप लेके आ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द लीव ऑफ द कोर्ट, या विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक, ये होगा। इसके अलावा आईपीसी आप देखते हैं सेक्शन 268 से में दिया गया, डिफाइन किया गया, और 290 में 290 में जो है पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट आई थिंक शायद 200 रुपये आएगा इसका पनिशमेंट, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है 268 में डिफाइन किया गया, 290 पनिशमेंट दिया गया आईपीसी में। इसके अलावा सीआरपीसी में देखिए तो 133 दिया गया, इसके अलावा 144 आप देखते हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूसेंस के बारे में दिया गया। तो ये जो कंडीशनल ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये जो आपका 133 से है, ठीक है, पूछ रहा है एग्जाम में, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया। और इसके अलावा जो है 133 में क्या है, 3 अथॉरिटी दिया गया है, 3 अथॉरिटी है, ऐसे बना लीजिए आप। एक है आपका डीएम है, एक आपका एसडीएम है, एक आपका ईएम डीएम एसडीएम याद रखिएगा, ठीक है। ईएम डीएम एसडीएम होगा, 3 अथॉरिटी है जो है क्या करता है, कोई मतलब ऑर्डर पास करता है और कोई व्यक्ति न्यूसेंस कर रहा है तो अगर इन तीनों अथॉरिटी को लगता है, या फिर अगर पुलिस अगर ऑफिसर जो है कोई अगर रिपोर्ट सबमिट करता है कि जो यहाँ न्यूसेंस हो रहा है इसको रोका जाए, जैसे आपका अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो गया, फिर ट्रेड ऑक्यूपेशन या फिर हेल्थ वगैरह में कोई अगर किसी प्रकार का अगर न्यूसेंस हो रहा है तो वहाँ हो जाएगा। फिर कोई पुरानी बिल्डिंग है उसको गिराना है, ठीक है, या कभी भी गिर सकता है उसको गिराने के लिए। अभी कोई मेरा टैंक है, वेल है, ठीक है, कोई कुआँ है, कोई टैंक है, वहाँ पर मतलब कोई अगर डेंजर है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये सब काम के लिए जो है न्यूसेंस का जो है प्रोसीडिंग जो है न्यूसेंस का किया जाता है, जिसके लिए डीएम एटीएम और ईएम जो है क्या करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसका क्लॉज 2 देखिएगा, 133 का क्लॉज 2 देखिएगा। इसमें बोला गया जो भी ऑर्डर पास किया जा रहा है उसको आप जो है किसी सिविल कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते, आप सिविल कोर्ट में आप जो है उसके लिए कोई सूट लेकर नहीं आ सकते, ठीक है, ये दिया गया। इसके अलावा 133 में जो है 2 इंपॉर्टेंट केस है। पहला है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस रतलाम का केस है, रतलाम RATLAM, ठीक है,
रतलाम बिरदीचंद वाला, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आई थिंक रतलाम है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस बिरदीचंद है, बिरदीचंद ये केस है, यही शायद होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस बिरदीचंद का केस है। इसका हम दूसरा केस आपका है नारायण का, आई थिंक नारायण सोनी है शायद, नारायण सोनी वर्सेस एसटीएम जबलपुर, एसटीएम जबलपुर है, सोनी और साहू ऐसा कुछ करके, आई थिंक सर साहू है, नारायण साहू वर्सेस एसडीएम जबलपुर का है, यानी कि एमपी का है। ठीक, तो इन सब में जो है न्यूसेंस के बारे में बोला गया है। इसका 134 आप पढ़ेंगे आप, इससे बोला गया है कि जो है इसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो सेम जो है सम्मन केस की तरह होगी, सम्मन केस की तरह। सम्मन केस आप कहाँ लिया गया 250 से लेके 200 आई थिंक 200 259 तक दिया गया था सम्मन केस। ठीक है, 250 से 200 से कुछ दिया गया। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा यहाँ भी। तो ये जो है सम्मन केस की तरह जो है होगी। इसके अलावा अगर सम्मन केस में और देखना है, जैसे ये सम्मन केस है ना हमारा, सम्मन केस आप कहाँ डिफाइन है आपका देखो सम्मन केस है ये आपका डिफाइन है कहाँ 2W में डिफाइन है आपका, और वारंट आपका 2X में। ठीक है, बताया पहले मैंने। इसके अलावा सम्मन की तरह कौन से प्रोसीडिंग और चल सकते हैं, जैसे 125 का हो गया आपका, ये भी आपका जो है सम्मन की तरह प्रोसीडिंग चलता है। इसके अलावा आपका समरी ट्रायल हो गया, समरी ट्रायल जो आपका दिया है 260 से लेकर 265 तक, 265 तक, ये भी आपका क्या होता है सम्मन ट्रायल की तरह जो है इसको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है कौन सा हो गया जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं 133 हो गया, ये भी आपका सम्मन की तरह ट्रीट करता है। कहाँ दिया गया 134 में दिया गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप, तीनों लिंक करके रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया पूरा कि जो है रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कहाँ होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि डीएम भी है, एसडीएम भी है और ईएम भी है, 3 अथॉरिटी है। ठीक, ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका सीपीसी से, ऑन व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड पर सेकंड अपील जो है शैल लाई करता है हाई कोर्ट में, सेक्शन 100 में। सेकंड अपील आप जानते होंगे क्या होता है। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में मैटर चल रहा है, यहाँ जो है जजमेंट आ गया। ठीक है, इससे जो है आपने अपील किया, ऊपर में अपील भी आपका चल रहा है, आपका जजमेंट आ गया। ठीक है, और कोई व्यक्ति यहाँ से भी ना खुश है तो ये जो है सेकंड अपील भी कर सकता है। ये जो है सेकंड अपील ये होता है, माने अपील टू अपील बोलते हैं सेकंड अपील। ठीक, ये तो स्टेज हो गया अपील का। चलो देखते हैं कि अपील कहाँ का दिया गया। अपील आपका सेकंड अपील आपका 100 में दिया गया, 101 में दिया गया, 101 ए में दिया गया और 102 में दिया गया। पहले हम देखते हैं 100 क्या है। 100 में बोला गया सेकंड अपील जो है कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। ठीक, तो 100 बोलता है आपका कि सेकंड अपील जो हमेशा हाई कोर्ट में होगा। ठीक, किस मैटर पे होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगा। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका कहाँ डिफाइन किया गया, कहीं नहीं डिफाइन है पूरे सीपीसी में। ठीक है, ये इसको डिफाइन किया गया एक जजमेंट के द्वारा। ठीक, जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा 102 जो है ये और बोलता है कि सब्सटेंस अगर मतलब स्मॉल कॉज कोर्ट है या फिर मनी का सूट अगर है, मनी का सूट तो इसके लिए कम से कम जो है 25,000 रुपये का जो है अमाउंट से ऊपर होना चाहिए, अगर आपको सेकंड अपील करना है किसी सूट में। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गए जहाँ जो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है क्या, ये है क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहीं डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है जजमेंट में, जिसका नाम है चुन्नीलाल केस, चुन्नीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग, SPINNING स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग इस केस में जो है डिफाइन किया गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है क्या, चुन्नीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी वी फॉर वैन वाला, बस सेंचुरी स्नैपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो है डिफाइन किया गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है क्या। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर मेन देखा जाए तो मतलब कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोर्ट्स ओपिनियन, जो भी कोर्ट का ओपिनियन होता है, ओपिनियन ऑफ द कोर्ट होता है, जो भी कोर्ट का ओपिनियन पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। या फिर कोई रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग है, रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग अगर है और वहाँ भी अगर कोई अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, कोई अगर होता है डिस्प्यूट वगैरह तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है,
जो बड़े बड़े इशू हैं, मतलब किसी सूट में अगर जो बड़े बड़े इशू हैं जिसको मतलब कि कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, ठीक है, या तो डिसाइड करने चल सकता है, या तो ट्रायल कोर्ट को अभी तक पता नहीं था, या फिर ट्रायल कोर्ट कहीं जो है कन्फ्यूजन में है, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट है किसी मतलब कि प्रोविजन को लेकर, तो वहाँ जो है आप जो है सेकंड अपील कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर ये का कोई लिस्ट भी नहीं है कि मतलब कि ये डिसाइड किया जा सके कि जो है कौन सा जो है फैक्ट जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ये सब दिए इसमें मतलब चुन्नीलाल मेहता वाले केस में बोला गया सब पूरा जो मैंने बताया। तो ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में पूरा हो गया, सेकंड अपील के बारे में पूरा हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर देखना है तो आपको अपील के बारे में देख सकते हो कि अपील जो है सीपीसी में कहाँ का दिया गया है। अगर लिंक करना है तो लिंक कर लो ये सब। ठीक है, 101 में 101 में इस समय कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, यही सब दिया गया सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब क्या होता है, और आप सेकंड अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं, ये सब दिया गया। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही दोनों चीज़ था, हाई कोर्ट में होता है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, केवल इसी क्वेश्चन पे आप जो है सेकंड अपील कर सकते हैं, और इसको डिफाइन तो कहीं नहीं किया गया। ठीक है, ये दिया है, इसको आप डिफाइन नहीं करेंगे, इसको आप जो है केस के द्वारा डिफाइन किया गया, जो कि चुन्नीलाल मेहता का केस है। ऐसे देखते हैं अपील जो है हमारा दो जगह दिया गया, आप जानते होंगे, एक सीपीसी भी अपील प्रोवाइड करता है, एक सीआरपीसी भी आपका अपील जो प्रोवाइड करता है। सीपीसी में आपका दो जगह, एक सेक्शन एक ऑर्डर है। सेक्शन आपका 96 में दिया गया, 96 हो गया, 97 भी होगा। 96 में आपका प्रिलिमिनरी डिग्री से अगर कोई आप अपील करते हैं तो वहाँ जो 97 दिया गया। 96 आपके क्या होता है, जनरल और डिग्री या जजमेंट से आप जो अपील करते हैं। इसके अलावा आपका ऑर्डर जो है आपको 41 हो गया, 41 आपका जो है अपील करता है। इसके अलावा आप जानते हैं ऑर्डर से अपील भी होता है सेक्शन 104 में, इसके अलावा ऑर्डर 43 में। ठीक, तो वो और देखते हैं हम लोग सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी में आपका 372 से लेकर आपका 394 तक जो है आपका जो है अपील के बारे में, प्रोविजन के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, और 96 में तो यार देखो 3-4 क्लॉज दिया गया। ठीक है, जैसे 96 का पहला क्लॉज आपका जो है कि हाई कोर्ट में जो अपील कर सकते हैं। ठीक है, जनरल रूल है आपका 1, 2 में आपका एक्सपार्टी दिया गया, 3 में आपका कंसेंट डिग्री से दिया गया, और 4 में आपका जो दिया गया कि जो है 10,000 अमाउंट का होना चाहिए। अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है तो भी जो है अपील, जैसे मान लो स्मॉल कॉज कोर्ट कोई केस डिसाइड हुआ, अगर वो 10,000 के ऊपर का केस है तो आप जो है स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन को जो है अपील कर सकते हैं, अदरवाइज अपील नहीं कर सकते स्मॉल कॉज कोर्ट के डिसीजन में। ठीक, तो ये सब दिया गया। ठीक है, तो ये सब जो है अपील के बारे में होगा पूरा। अब देखते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो है सेकंड अपील होता है। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ए रेट ऑफ, किस रेट में जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस। आप जानते हैं रेट 5 प्रकार का होता है, और रेट आपका 32 और 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 में आपका हाई कोर्ट करता है। ठीक, तो अभी हम लोग रेस जुडिकाटा पे हैं, मतलब कि सीपीसी में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं रेस जुडिकाटा वगैरह क्या होता है। रेस जुडिकाटा आपका टॉपिक है एक सीपीसी में, जो कहाँ दिया गया, सेक्शन 11 में दिया गया है। ठीक है, ये 3 मैक्सिम पे बेस है, 3 मैक्सिम पे बेस। ठीक, तो पहला मैक्सिम, इसका शॉर्टकट देख लीजिए आप पहले, इसका शॉर्टकट है INR, जो मुद्रा को लिखते हैं ना INR वैल्यू, तो उसी का वही ये शॉर्टकट है INR। ठीक है, इसका पहला हो सकता है आपका जुडिकाटा का, इसका आई मतलब होता है इंटरेस्ट रिपब्लिकई उट सिट फिनिश लिटम, उट सिट फिनिश लिटम, ये आपका जो पहला मैक्सिम है। दूसरा आपका है कि नीमो डेबिट विस वेक्सारी प्रो उनो इडम काउसा। ठीक है, नीमो डेबिट विस वेक्सारी प्रो उनो इडम काउसा। और आपका ये लास्ट वाला INR वाला आपका, ये आपका है रे जुडिकाटा प्रो वर्सिटेट ऑसिपिटर। ठीक है, वर्सिटेट ऑसिपिटर वो है आपका रे जुडिकाटा प्रो वर्सिटेट ऑसिपिटर, ये आपका 3 मैक्सिम है। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ द लिटिगेशन दैट केस कम टू एन एंड। ठीक है, ठीक है, ये होता है। और नीमो जुडिस काउसा हुआ मतलब होता है नीमो डेबिट विस वेक्सारी प्रो इडम उनो काउसा, मतलब होता है कि जो है एक ही मतलब कि केस के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को आप जो है ट्वाइस जो है आप उसको जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक, ये होता है, इसका मतलब होता है नीमो डेबिट विस वेक्सारी वाला। ठीक है,
तो ये सब हो गया। इसके अलावा जो है हमारा रेस जुडिकाटा जो टॉपिक आपका, ये 3 मैक्सिम याद रखिएगा। और रेस जुडिकाटा हमारा जो है ये जो है पब्लिक पॉलिसी पे बेस है, पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज प्राइवेट पॉलिसी पे भी बेस है आपका। प्राइवेट पॉलिसी दोनों पे जो है अप्लाई होता है, याद रखिएगा। प्राइवेट पूछता है एग्जाम में, प्राइवेट होता है कि नहीं, रेस जुडिकाटा होगा प्राइवेट पॉलिसी पे भी अप्लाई होता है। इसके अलावा ये किस पे बेस है, ये आपका इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे बेस है आपका। इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे आपका बेस है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग रेस जुडिकाटा के एसेंशियल क्या क्या है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। पहला आप जानते होंगे कि जो है रेस जुडिकाटा जो है ये बोलता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई, है ना, ट्राई यहाँ दिया गया, ठीक है। नो कोर्ट शैल ट्राई याद रखिएगा, ट्राई वाला याद रखिएगा हमेशा, ट्राई इंपॉर्टेंट है ये ट्राई, कि जो है कोर्ट जो है ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। सूट तो आप लेके आ सकते हैं कोर्ट, लेकिन उसको जो है ट्राई नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। जबकि आप पढ़े होंगे सेक्शन 10, ये बोलता है कि रेस सब जुडिस की बात करता है, रेस सब जुडिस RSH, ठीक है। ये बोलता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड, ये बोलता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड बोलता है, यहाँ प्रोसीड वर्ड है कि आप जो है प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते आप, और यहाँ जो आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं लेकिन आप कोर्ट उसको ट्राई ही नहीं करेगा, ठीक। तो ये दोनों याद रखिएगा, और दोनों जगह जो है शैल वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि आपके दोनों मैंडेटरी है, आपको प्रोहिबिट किया गया है। एसेंशियल के बारे में, इसका एसेंशियल क्या क्या है, एसेंशियल इसका, ठीक है। तो पहला है आपका डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू, मैटर इन इशू, ठीक है। डायरेक्टली और सब्सटेंशियल क्या है, मैटर इन इशू है, ठीक है। इसमें आपका जो है कोई भी अगर इन द सब्सिक्वेंट सूट मान लीजिए, ठीक है, इन द सब्सिक्वेंट सूट ले लीजिए, लिख लीजिए आगे, इन द सब्सिक्वेंट सूट, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या है, मैटर इन इशू है सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि फॉर्मल सूट जो था, ठीक है, फॉर्मल सूट ये आपका था, फॉर्मल सूट ये आपका जो डिसाइड हो चुका है। और जो दूसरा सूट आया आपका, जो सब्सिक्वेंट सूट आया, ये जो फॉर्मल सूट का मैटर इशू था, सेम मैटर इशू जो है इस केस में आया, तो यहाँ जो है रेस जुडिकाटा आपका लग जाएगा, ठीक है, सब्सिक्वेंट सूट में आपका। यही जो है पहला इसका एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। इसके अलावा आप देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया होगा, इसमें 8 एक्सप्लेनेशन दिया गया है टोटल। तो मैटर इशू से जो है कौन कौन से एक्सप्लेनेशन जो है डील करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस मतलब इससे कौन कौन से जो है एक्सप्लेनेशन डील करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपका फर्स्ट हो गया, जैसे फॉर्मल सूट हो गया, फॉर्मल सूट डिफाइन किया गया, फॉर्मल सूट क्या है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में, ठीक है। सेकंड में आपका दिया गया कि जो है सेकंड या आपका थर्ड लिख लीजिए कि एक्चुअल जो है रेस जुडिकाटा जो है किस में दिया गया, एक्सप्लेनेशन 3 में दिया गया। तो जो है ये आपका डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू जो आता है उससे जो है ये जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है लिंक करता है। इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 भी जो है इससे लिंक करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मतलब मस्ट एंड आउट टू भी होना चाहिए था, रेज होना चाहिए था, लेकिन आपने जो मैटर को रेज नहीं किया, तो वहाँ जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगता है। ये जो है पहला जो आपका एलिमेंट था, उससे जो है 3 एक्सप्रेशन हमारे निकल के आते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 1, 3 और 4, ठीक है। 1 में आपका फॉर्मल सूट है, और आपका 3 में आपका एक्चुअल रेस जुडिकाटा है, और 4 में आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। इसके बाद दूसरा इसका एलिमेंट अगर देखा जाए, तो दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, सेम पार्टी नहीं होना चाहिए। सेम पार्टी अगर होगा तो आपका जो है रेस जुडिकाटा जो है दूसरे सब्सिक्वेंट सूट पे जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सेम पार्टी। इसका एक्सप्लेनेशन आप 4 दे सकते हो, जो हमने बताया भी 4 यहाँ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है। इसके अलावा जो है एसेंशियल हमारा तीसरा एसेंशियल है सेम टाइटल, सेम जो है टाइटल नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, इसको बोल सकते हैं हम सेम कैपेसिटी, सेम आपका टाइटल या फिर सेम कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं चाहिए, ठीक। इसके अलावा आपका फोर्थ आपका एसेंशियल क्या है कि जो है फॉर्मल सूट क्या है, फॉर्मल सूट हमारा जो था पहले वाला सूट वो क्या था, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन का जो है सूट होना चाहिए था, मतलब कि जो मतलब फॉर्मल सूट जो सूट लाया गया था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जो है ट्राई होना चाहिए था। इसके लिए हम लोग 2 एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ते हैं और दूसरा एक्सप्लेनेशन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग इसके साथ, ठीक है, फॉर्मल कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के साथ। 2 एक्सप्लेनेशन इससे संबंधित है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 और एक्सप्लेनेशन नंबर 8। 2 बोलता है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट के बारे में, कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, इसका एक्सप्रेशन नंबर 2 जो है बोलता है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, और 8 जो है बोलता है लिमिटेड
जुरिडिक्शन के बारे में। लिमिटेड जुरिडिक्शन मतलब कुछ कोर्ट ऐसे होते हैं जो जिनके पास जो लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है, जैसे आपका प्रोबेट कोर्ट हो गया, प्रोबेशन कोर्ट हो गया आपका, मैट्रिमोनियल कोर्ट हो गया आपका, ठीक है, एडमायरल्टी कोर्ट हो गया आपका, एडमायरल्टी कोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह के कोर्ट जो होते हैं ये क्या है, लिमिटेड जुरिडिक्शन के कोर्ट होते हैं, ठीक, ठीक है। तो एक्सप्रेशन 8 जो है इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा जो हमारा पांचवा जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट्स है, इसका एलिमेंट है, वो है हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। मैटर जो है फॉर्मल सूट में जो है हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर पेंडिंग होगा तो जो है रेजिड कार्ड अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्रेशन नंबर इसके साथ 5। तो मतलब अगर कोई भी जो है सूट लाया गया है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन 5 क्या बोलता है, कोई भी सूट लाया गया, सूट को अगर डिसाइड किया जा चुका है और किसी एक मैटर को जो है डिसाइड नहीं किया गया, अगर उसमें से किसी एक इशू को, तो माना जाएगा जो है इसको डिसमिस किया, कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया और इस पर जो है रेज जुडिकाटा जो अप्लाई होता है, ठीक। ये जो है एक्सप्रेशन नंबर 5 बोलता है कि कोई अगर रिलीफ लाया गया, मान लीजिए कोई अगर रिलीफ लाया गया, उस रिलीफ को जो कोर्ट ट्राई नहीं करता और जो है जजमेंट पास हो गया, तो माना जाएगा कोर्ट ने उस रिलीफ को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, उस पर जो है रेज जुडिकाटा जो है अप्लाई होता है। तो ये जो है 5 एलिमेंट थे हमारे। पहला डायरेक्टली या सब्सटेंशियल मैटर यूज होना चाहिए, दूसरा सेम पार्टी होनी चाहिए, तीसरा सेम टाइटल होना चाहिए, 4 आपका कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन होना चाहिए और 5वां आपका हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक। अगर देखना है एक्सप्रेशन वगैरह, एक्सप्रेशन 1 से लेकर 8 तक है। पहला क्या आपका फॉर्मल सूट है, दूसरा आपका कॉम्पिटेंसी के बारे में, तीसरा आपका एक्चुअल रेज जुडिकाटा है, एक्चुअल आरजे, और आपका 4 आपका है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा मतलब कि जो मैटर आपका इशू है, मैटर इशू, उसको मतलब कि मस्ट और आउट टू बी रेज होना चाहिए था फॉर्मल सूट में, लेकिन जो है रेज नहीं हुआ है। अगर फॉर्मल सूट है तो जो है उस मैटर इशू पे जो है रेज जुडिकाटा जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका रिलीफ का बोलता है, 5 में आपका मतलब किसी रिलीफ को अगर कोर्ट ने मतलब कि सूट डिसाइड कर दिया कि उस रिलीफ को अगर जो है साउट आउट नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, तो माना जाएगा उसको जो है डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 6 जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में अगर मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड किया गया तो बाकी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए उन पर जो है रेज जुडिकाटा जो है अप्लीकेबल होगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो है अगर रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अगर सूट है आपका, अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव नेचर का सूट है तो उस पर जो रेज जुडिकाटा जो है सभी जो जितने पार्टीज बने हुए थे ना, सभी पे जो है रेज जुडिकाटा अप्लीकेबल होगा। 7 नंबर का आपका है, 7 नंबर का क्या था आपका, तो अभी मैं तो भूल रहा हूँ, 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर आपका लिमिटेड जुरिडिक्शन है, लिमिटेड जुरिडिक्शन है, ठीक है। 7वां मैं भूल रहा हूँ, 7वां देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग 7वां नंबर क्या है। तो ये जो है सभी जो है 8 एक्सप्रेशन हो गए, ठीक। तो इसके अलावा अगर रेज जुडिकाटा और देखना है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट वगैरह है। रेज जुडिकाटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। पहला आप देखते होंगे इसका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस है, नवाब हुसैन। इसमें जो है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा यानी कि एक्सप्लेनेशन 4 से बात करता है ये, यानी कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा की बात करता है, ठीक है। तो वहाँ जो है कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा में अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा केस हमारा है आपका इंपॉर्टेंट, जैसे उसका है साहू दरियाव केस आपको ना, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी है। इस पर बोला गया कि जो है रेज जुडिकाटा जो है रिट पे अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन आपका हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता, हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक। इसके अलावा जो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो डचेस वाला है, डचेस किंगस्टन केस है, किंगस्टन केस है, जिसमें पहली बार जो है रेज जुडिकाटा प्रिंसिपल को जो है लाया गया था। डचेस किंगस्टन वाला के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी पूछते एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सुलोचना अम्मा का केस देख लो, सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण नायर का केस। इसमें लिमिटेड जुरिडिक्शन की बात किया गया, लिमिटेड जुरिडिक्शन यानी एक्सप्रेशन 8 की बात किया गया, ठीक। इसके अलावा और आपका केस देखना है तो आप देख लीजिए उसका गुलाम अब्बास के देख लीजिए, गुलाम अब्बास का भी केस इंपॉर्टेंट है रेज जुडिकाटा में। वर्सेस यूपी का केस भी है, यूपी स्टेट का है। इसमें भी मतलब कि बोला गया था कि जो है रेज जुडिकाटा जो है क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। रेज जुडिकाटा का क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक, ये बोला गया था।
तो ये सब केस जो है रेस जुडिकाटा से आपका संबंधित था, ठीक है। और ये सबको आप हमेशा जो है दिमाग में रखे रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा आपका रेस जुडिकाटा स्टॉपेल में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा स्टॉपेल में क्या डिफरेंस है, जहाँ पर रेस जुडिकाटा क्या होता है, पार्टी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। ये जो है लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक। इसके अलावा देखना है तो रेस जुडिकाटा क्या है कि आपका जो है फैक्ट अप्लाई होता है ये, लेकिन लॉ अप्लाई होता है रेस जुडिकाटा वगैरह, ठीक है। तो ये डिफरेंस पूछता है। इसके अलावा रेस जुडिकाटा इन अपील होता है एक, कि जो है अपील में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, तो रेस जुडिकाटा आपका अपील में भी अप्लाई होता है, ठीक है। ये याद रखिए। और भी बहुत सारे मतलब इसके वेरियस नेचर है रेस जुडिकाटा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मेन चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो क्या बोला गया, इट डज नॉट अप्लाई, हैबियस कॉर्पस पे जो है आपका अप्लाई नहीं होता। हैबियस कॉर्पस माने टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द मजिस्ट्रेट, ठीक। इसके अलावा आपका ये देखेंगे आप सर्सियोरी और प्रोहिबिशन क्या होता है, ये आपका जुडिशियल बॉडी पे अप्लाई होता है, जुडिशियल बॉडी पे आपका होता है, याद रखिएगा आप सीपी, ठीक है, सर्सियोरी और प्रोहिबिशन। इसके अलावा मैंडेमस हमारा जो होता है ये आपका जो है पब्लिक सर्वेंट पे अप्लाई होता है। कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ड्यूटी नहीं अपनी परफॉर्म कर रहा या फिर गलत 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 सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए जो है मैंडेमस और कोवारेंटो एक होता है, वो जो है अप्लाई होता है। तो ये पूरा रेट के बारे में हो गया। इसके अलावा आप देखें और ज़्यादा देखना है तो आपका हैबियस कॉर्पस कहाँ दिया गया, आपका हैबियस कॉर्पस आप जानते हैं आर्टिकल 32 में दिया गया। इसके अलावा आईपीसी में भी आपका हैबियस कॉर्पस दिया गया, तो आपका पढ़ेंगे सेक्शन 345 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हैबियस कॉर्पस आपका सीआरपीसी में भी दिया गया। सीआरपीसी में आप देखेंगे सेक्शन 90, आई थिंक 97 है शायद, 97 है। तो ये आप याद रखिएगा तीनों, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये पूरा मतलब हैबियस कॉर्पस का बन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से कि सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई कहाँ होता है, तो ये अप्लाई होता है वैलिड मैरिज पे अप्लाई होता है, वैलिड मैरिज पे अप्लाई होता है। 112 इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या, 112 जो है आपका, ठीक है, देखते हैं 112 आपका जो है ये जब बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्निटी, रूल ऑफ पैटर्निटी के बारे में बात करता है। रूल ऑफ पैटर्निटी, पैटर्निटी माने कि वो चाइल्ड किसका, वो चाइल्ड जो उसका फादर कौन है, ठीक है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ पैटर्निटी। और लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन वहाँ देखते हैं क्या नाम है, सेक्शन 16 देखेंगे आप हिंदू मैरिज एक्ट में, वहाँ भी जो है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन दिया गया, जहाँ मतलब लेजिटिमेट होता है चाइल्ड और इलेजिटिमेट होता है चाइल्ड दिया गया, ठीक। अब देखते हैं पहले हम लोग सेक्शन 112 को देखते हैं। सेक्शन 112 ये जो है इसके एलिमेंट क्या क्या है, इसके एलिमेंट को जो है दो डिवाइड में किया गया, दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया। पहला बोलता है कि कोई भी अगर चाइल्ड होता है जो बॉर्न होता है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मैरिज, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज अभी मतलब कि शादी हो गया उसके बाद कोई अगर चाइल्ड अगर बॉर्न होता है तो ये तो सब लोग जानते हैं, जनरल रूल है कि जो है कोई भी चाइल्ड अगर शादी के बाद बच्चा पैदा होता है तो इसको जो माना जाता है लेजिटिमेट चाइल्ड है, जब तक डाइवोर्स वगैरह ना हुआ हो, ठीक, या फिर जब तक जो है शादी के पहले अगर मतलब कोई चाइल्ड बॉर्न ना हुआ, जैसे शादी हो गया उसके बाद बच्चा होता है तो वो तो लेजिटिमेट होता है, ये तो जनरल रूल है। लेकिन इसका जो ये पार्ट 2 है ना, ये इसी में जो है मेन इसका 112 जो है इशू आता है। ये बोलता है कि विद इन 280 डेज, या तो ये हो या तो और करके दिया गया, इसको और बोलेंगे हम लोग और, ठीक है, विद इन 280 डेज 280 दिन के अंदर अगर कोई जो है चाइल्ड जो है बॉर्न हुआ हो, चाइल्ड बॉर्न हुआ हो, ठीक है, किसके 280 डेज के बाद, आफ्टर डिजोल्यूशन, आफ्टर डिजोल्यूशन यानी कि डाइवोर्स के बाद या फिर मैरिज खत्म होने के बाद 280 दिन के अंदर अगर कोई चाइल्ड जो है जन्म लेता है, बॉर्न होता है, और उसके अलावा जो है मदर क्या है रिमेंड जो है अनमैरिड है, तो डाइवोर्स के बाद अभी जो है मदर रिमेंड अनमैरिड है और 280 दिन के अंदर कोई अगर चाइल्ड जो है बॉर्न होता है, ठीक, तो चाइल्ड को क्या माना जाएगा, उस चाइल्ड को माना जाएगा कि जो चाइल्ड जो है लेजिटिमेट है, और जो इसके मतलब कि पुराने पिता हैं, फादर हैं, उन्हीं को जो माना जाएगा कि इसके जो है ओरिजिनल फादर इसके हैं, ठीक है। तो ये जो है 112 इसी से डील करता है। कोई भी चाइल्ड अगर आपका मतलब कोई किसी का भी कोई चाइल्ड जो है 280 दिन के मतलब मैरिज खत्म होने के 280 दिन के बाद जो है पैदा होता है, तो उसको माना जाएगा कि जो है चाइल्ड लेजिटिमेट है, उसके फादर जो है पुराने फादर है वही है। अब 280 दिन मतलब कितना महीना हो गया, अगर आप 3 से मल्टीपल करें 280 का
तो आपका करीब 9 महीने के करीब हो गया, ठीक है, 9 महीने के करीब आएगा। 3 9 27, 9 हो गया 27 और 3 3 कर लो, ठीक है। तो 9 महीना 3 4 दिन हो गया आप। तो इसके अंदर 9 महीने के अंदर कोई बच्चा बच्चा अगर पैदा होता है तो माना जाएगा क्या कि जो है लेजिटिमेट चाइल्ड है, पुराने फादर का। और इसके अलावा एक्सेप्शन भी दिया गया, प्रोवाइडेड दिया गया, प्रोवाइजो भी दिया गया। प्रोवाइजो जो फादर है वो अगर प्रूव करता है नॉन एसेस, नॉन एसेस तो मतलब जो है नॉन एसेस का मतलब होता है नो नो कंज्यूमेशन, नो कंज्यूमेशन हो सकते हैं या फिर नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज हैपेंड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ मैरिज, ठीक है। कोई मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कोई मतलब किसी प्रकार का कोई जो है वाइफ के साथ कोई जो है हस्बैंड वाइफ का कोई ऐसा रिलेशन नहीं था जो इसमें मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो। अगर ये प्रूव करता है फादर तो जो है इसको जो है रिवर्ट कर सकते हैं आप 280 डेज को, यानी लेजिटिमेसी को आप जो है रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। और सेक्शन 112 आप जानते होंगे कि ये जो है क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है आपका। सेक्शन 112 क्या है आपका, सीपी है, कंक्लूसिव प्रूफ है आपका, ठीक। इसको आप जनरली क्या रिवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है नॉन एसेस वाला। ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है कि जो है आप जो है यहाँ इसको जो है लेजिटिमेसी को आप जो है रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक। और कंक्लूसिव प्रूफ आप जानते हो सेल्फ प्रिज्यूम होता है, ठीक। ये होगा। इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट केस वगैरह है, जैसे आपका पहला हो गया गौतम कुंडू केस हो गया, गौतम कुंडू, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का आपका स्टेट है, ठीक है। तो इस केस में भी मतलब लेजिटिमेसी के बारे में डील किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका पहले का केस जो है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में जो है बोला गया था कि जो है यह जो है राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बोला गया था कि अगेंस्ट जो है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब किसी व्यक्ति को जो है आप कॉम्पेल नहीं कर सकते विटनेस बनने के लिए, ठीक है, या गवाही देने के लिए, उसे बोलते हैं कि सेल्फ इनक्रिमिनेट नहीं कर सकते। माने कि आप जो है फादर को मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते टेस्ट करने के लिए, डीएनए वगैरह ऐसे हो गया, डीएनए टेस्ट वगैरह करने के लिए, फिर और कोई टेस्टिंग करने के लिए जो प्रूव करे जो है लेजिटिमेसी को, तो उसके लिए फादर को जो आप कॉम्पेल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं राइट टू प्राइवेसी में केस पुट्टास्वामी वगैरह केस वगैरह, तो जो ये सब केस जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका शरद वर्सेस धर्मपाल का केस आपका है गौतम कुंडू के साथ में ही, शरद वर्सेस धर्मपाल का केस, धर्मपाल DHARMPAL, शारदा वर्सेस धर्मपाल। उसे बोला गया था डीएनए के बारे में कि डीएनए मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है जनरली क्या परमिशन ग्रांट नहीं होती, जनरली इसमें क्या परमिशन ग्रांट नहीं होता है, लेकिन जो है कोर्ट से आप जो परमिशन लेके जो आप डीएनए टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं किसका, फादर का, ताकि प्रूव हो सके कि ये बच्चा जो उसी का या उसका नहीं है, ठीक। इसके अलावा आप देखते होंगे और इम्पोर्टेंट केस जैसे कि आपका जो है तीसरा जैसे नंदलाल वासुदेव बड़वक का है, नंदलाल वासुदेव बड़वक BAIDWAIK वैसे लता नंदलाल बड़वक है, लता LATA, लता नंदलाल बड़वक BAIDWAIK, ठीक। ये सब केस में भी, ये सब केस भी जो है सेक्शन 112 से इम्पोर्टेंट है, से लिंक करता है। तो जो है जनरली क्या होता है कि जो है किसी फादर को जो आप डीएनए टेस्टिंग वगैरह या फिर मेडिकल टेस्ट के लिए जो आप जो है कॉम्पेल नहीं कर सकते, बशर्ते जो है परमिशन मिले, चाहिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा अगर इस तरह का कोई टेस्ट अगर करना है तो, ठीक। ये 112 के बारे में पूरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंटेन करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित आपका है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो किस चैप्टर में आता है, इसका सही आंसर आपका है चैप्टर 5 में आता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखते आइए, ये आपका है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं रिजेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है इसको माना जाता है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है बिटवीन द पार्टी के द्वारा उसी तरह जो है इसको माना जाता है कि ये भी जो है उसी तरह लगता है देखने में, लेकिन वो मतलब कि यह जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये पार्टी नहीं डिसाइड करता बल्कि जो है सिचुएशन ऐसा हो जाता है
ठीक है। ऐसा सर्कमस्टांसेस ऐसा क्रिएट हो जाता है जो है कॉन्ट्रैक्ट जो अपने आप जो है फॉर्म हो जाता है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वन पार्टी टू अनदर पार्टी, ये जो है दोनों जो है अपने माइंड से सोच विचार करके जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन ये कौन सी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर तो पार्टी जो डिसाइड नहीं करती बल्कि जो सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जहाँ जो है व्यक्ति अदर व्यक्ति जो है वो बाउंड हो जाता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा दो थ्योरी पे डिपेंड है। एक है थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर इम्प्लाइड टर्म कर सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोल सकते हैं। दूसरा है थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, अनजस्ट एनरिचमेंट। ये दो थ्योरी बेस है आपका कॉन्सेप्ट। इसमें ये जो थ्योरी है इसको जो कंसीडर नहीं किया था, मेन इसी को कंसीडर किया था किसमें, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, कि थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट से जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका उसी पे जो है बेस है। इस थ्योरी को जो है, ये जो आपका अनजस्ट एनरिचमेंट थ्योरी है, ये आपका जो है एक केस में प्रोपाउंड किया गया, ये आपका प्रोपाउंड किया गया था केस में, जिसका नाम था मोसेस वर्सेस मैकफार्लेन का केस था, मैकफार्लेन, FERLAN। ये 1780 का केस है, आई थिंक 1780 केस है, ठीक है। तो मोसे वर्सेस मैकफार्लेन में आपके जो जस्टिस है लॉर्ड मेल्सफील्ड से है इसमें, ठीक है, मेल्सफील्ड, इन्होंने इसको जो प्रोपाउंड किया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, कि जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है को जो डिफाइन किया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब जनरली जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि जो है सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसमें लगता है कि हाँ जो है दूसरी पार्टी के पास जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको परफॉर्म करने का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहाँ दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ दिया गया, ये आपका सेक्शन 68 से लेकर 72 तक जो है आपका दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है। पहला आपका कौन सा है, 68 है आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किस सेक्शन में क्या बोला गया है। पहला आपका नेसेसरी सप्लाई होता है, 68 में बोलता है कोई भी अगर नेसेसरीज आप सप्लाई करते हैं माइनर को, तो जो है जिस व्यक्ति ने सप्लाई किया है वो व्यक्ति क्या है, इंटाइटल है, वो मतलब कि कंपनसेशन के लिए, और कंपनसेशन कहाँ से लेगा, जो माइनर के ई स्टेट से, यानी कि उसकी संपत्ति से जो है जो व्यक्ति जिसने मतलब माइनर को सप्लाई किया है नेसेसरी चीज़, नेसेसरी एलिमेंट वगैरह, जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, सब अगर जो एसेंशियल जो नेसेसरी जो है वो अगर सप्लाई किया माइनर को, तो वो जो व्यक्ति जो है उसके कंपनसेशन के लिए इंटाइटल हो जाएगा, किसके, माइनर के स्टेट से, ना कि उसके गार्जियन के स्टेट से, ठीक है। तो माइनर का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसमें जो उसको जो है जितना उसने खर्चा किया उसको जो है उतना पैसा मिलेगा। तो ये बोलता है कि इसमें सेक्शन 68 है बोलता है। इसके अलावा सेक्शन 68 का इंपॉर्टेंट एक केस आपका है, वो आपका जगन मोहन के संबंध में, जगन मोहन रेड्डी है वर्सेस महादेव प्रसाद। इसे बोला गया कि जो है कि नेसेसरी मतलब क्या होता है, नेसेसरी मतलब कोई लग्जरी चीज़ नहीं होता है, जबकि जो है जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, या फिर जो चाइल्ड है वो जिस मतलब कि फैमिली से आया है उस फैमिली का जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है उसको जो माना जाएगा कि नेसेसरीज है। इसके अलावा अगर कोई लग्जरी चीज़ पर आप खर्चा करें तो उसको जो है इसमें जो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बोला गया था जगन महादेव रेड्डी वर्सेस महादेव दास में, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी है वर्सेस महादेव दास का। इसके अलावा सेक्शन 68 के बाद 69 आता है हमारा दूसरा, 69 ये बोलता है कि इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में बोलता है। कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर कुछ वो पेमेंट करता है, इंटरेस्टेड पर्सन अगर पेमेंट करता है तो बाद में वो जो है इंटाइटल हो जाएगा राइमबर्स के लिए, मतलब इंटाइटल हो जाएगा कंपनसेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब आप जैसे टीनेंट है, ठीक है, आपको जो बिजली का बिल जो है लैंडलॉर्ड को देना था, लेकिन जो है आपने मतलब उसको पे कर दिया इस समय बिजली के बिल को, तो आप जो है लैंडलॉर्ड से जो है उसके लिए जो है डिमांड कर सकते हैं, जो है उसका पैसा दिया, तो वाटर सप्लाई वगैरह हो गया, ठीक है, और भी कोई चीज़ हो गया, अगर आपको कोई खर्च पैसा कर दिया,
ठीक है। तो आप जो है लैंडलॉर्ड एंटाइटल है, टीनेंट लैंडलॉर्ड एंटाइटल है कि जो है उससे जो है राइमबर्स करे उस पैसे को। इंटरेस्टेड पर्सन भी होता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्ट रखता है, कुछ देता है किसी व्यक्ति को, कोई मतलब कि रकम वगैरह चुकाता है, तो कोई डेप्ट वगैरह है उसको, अगर किसी दूसरे व्यक्ति का डेप्ट था, अगर दूसरा व्यक्ति जो है डेप्ट को मतलब कि देता है, तो उस व्यक्ति से एंटाइटल हो जाएगा डेप्ट लेने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट केस कौन सा हमारा, इसके लिए इंपॉर्टेंट केस हमारा एच सी मुखर्जी का है। एच सी मुखर्जी वर्सेस के पी गोस्वामी का है। के पी गोस्वामी का केस जो इस पर इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने बताया था एग्जाम्पल वगैरह टीनेंट वाला, कि टीनेंट जो है पे करता है, बिजली का बिल भरता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, तो उसके लिए इंटाइटल हो जाएगा टीनेंट। तो वो जो है इसमें बोला गया एच सी मुखर्जी वर्सेस के पी गोस्वामी का केस है, ठीक। इसके अलावा समाज सेक्शन 70 है। सेक्शन 70 किसके बारे में बोलता है, सेक्शन 70 आपका जो है इस बोलता है कोई जो है अगर ऑब्लिगेशन है किसी प्रकार का, यानी कि नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के बारे में बात करता है। नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट मतलब नॉट फ्रीली गिवन होता है, नॉट फ्रीली गिवन, फ्रीली गिवन। अगर किसी तरह का कोई चीज़ जैसे ट्रांसफ़र हो गया है, जो मतलब कि गलती से हो गया ट्रांसफ़र, तो उसको जो है व्यक्ति इंटाइटल है कि उसको जो है फिर से जो है उसको ट्रांसफ़र करे, रीट्रांसफ़र करे जिस व्यक्ति का सामान है, ठीक है। तो इसको लोग बोलते हैं क्या, नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, तो जिसको जो है फ्रीली नहीं दिया गया है, ठीक। इसके इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, इसके अलावा आप देखते हैं कि जो है आपका सेक्शन जो है 70 जो है ये आपका बेस किस पे थ्योरी पे बेस है, थ्योरी पे, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट, ERRIUT। मतलब इसका मतलब होता है एज मच एज आर डिजर्व, एज मच एज आर डिजर्व, मतलब उतना जितना व्यक्ति को जो डिजर्व करता है, ठीक है। अगर मतलब गलती से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास वो चीज़ ट्रांसफ़र हुआ उसके लिए वो बाउंड है कि उसको जो है फिर से जो है उसको ट्रांसफ़र करें। इसका इंपॉर्टेंट केस आपका मथुरा का, मथुरा मोहन साहा है वर्सेस राम कुमार साहा का केस है। मथुरा मोहन साहा वर्सेस राम कुमार साहा का केस है, इससे इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा हमारा आता है सेक्शन 71 आपका आता है। सेक्शन 71 ये बोलता है फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। इसमें क्या होता है, बोला गया बेली के बारे में बोला गया, बेली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, ठीक है। बेलीमेंट आप जानते होंगे, बेलीमेंट कहाँ दिया गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट 148 में दिया गया। तो फाइंडर ऑफ गुड में मतलब कि लाइबिलिटी क्या है, एज ए बेली के रूप में जो है लाइबिलिटी रहेगी, ठीक। इसके अलावा सेक्शन हमारा 72 है। 72 में बोला गया कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन की, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन जो मतलब कि कोई डिलीवरी करता है तो पार्ट डिलीवरी करता है, डिलीवरी या तो पार्ट डिलीवरी, डिलीवरी या पार्ट डिलीवरी करता है अंडर जो है इसमें आपका जो है डिलीवरी तो पार्ट डिलीवरी करता है, पार्ट डिलीवरी करता है अंडर दो चीज़ में, एक होता है या तो कि कोवर्जन में, कोवर्जन या तो मिस्टेक में। तो ये मिस्टेक और कोवर्जन जो है अलग है, जो वहाँ पर दिया गया आपका सेक्शन 14 वगैरह में, ठीक है। तो उससे अलग ये बात करता है, कोई भी अगर चीज़ जो है डिलीवर किया गया अंडर कोवर्जन या मिस्टेक में, या फिर कोवर्जन मतलब कि थ्रेटन करके, धमकी देके कोई चीज़ ट्रांसफ़र किया गया, या तो गलती से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके लिए जो है इंटाइटल है कि उसको जो है वापस किया जाए, ठीक है, रिटर्न किया जाए। तो उससे जो है हमारा सेक्शन 72 जो है डील करता है। तो ये पूरा जो है सेक्शन 68 से लेकर 72 तक हो गया। तो ये पूरा हो गया। इसके बारे में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या किया था। सेक्शन 68 में आपका दिया गया नेसेसरी सप्लाई के बारे में दिया गया टू द माइनर, और कोई चीज़ आप सप्लाई करते हैं माइनर को, ठीक है, जो नेसेसरी चीज़ था, लग्जरी चीज़ नहीं बता बात कर रहा है, तो जो है उसके लिए व्यक्ति जो है इंटाइटल होगा उसको जो है राइमबर्स के लिए, किसके माइनर के स्टेट से याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा 69 में आपको बोला इंटरेस्टेड पर्सन कोई अगर व्यक्ति है, ठीक, इंटरेस्टेड पर्सन कोई व्यक्ति है और कोई मतलब अगर पेमेंट करता है तो जो है इंटाइटल हो जाएगा उसको जो है राइमबर्स के लिए, कंपल्सेशन के लिए। इसका इंपॉर्टेंट केस कौन सा, एच सी मुखर्जी का केस वर्सेस के पी गोस्वामी का केस। इसका सेक्शन 72 आपका है, वो बोलता है कि नॉन ग्रेजुएट एक्ट कोई है लेकिन नॉट फ्रीली गिवन है, अगर कुछ ट्रांसफर हो गया गलती से तो उसको जो वापस करने के लिए, ठीक।
इसमें आपका मथुरा प्रकाश वाला केस है, मथुरा प्रकाश साहब वैसे मोहन शाह वाला केस था, राम कुमार साहब। ठीक, इसका नाम सेक्शन 71 आपका जो कि फाइंडर ऑफ गुड्स से बात करता है, और सेक्शन 72 आपका लास्ट आपका कोई लाइबिलिटी अगर डिलीवर हो जाता है किसमें, कॉर्जन में, या तो मिस्टेक में, गलती से, या तो कि धमकी देकर, थ्रेट करके, TSREAT, थ्रेट करके, तो उसको जो है रिटर्न करना होता है जिस व्यक्ति के पास जो है ट्रांसफर हुआ है। ये जो सेक्शन 72 में दिया गया, तो ये पूरा जो है हमारा इसके बारे में था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था। ठीक है, तो हम लोग अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका देखते हैं पहले आंसर क्या है। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, तो जो है इसका पूछा था कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 5 में आपका। ठीक है, मोसेस वर्सेस मैकफर्लेन, याद रखिएगा, मोसेस वर्सेस मैकफर्लेन MM का केस है। इसमें जस्टिस कौन था, जस्टिस मैन्सफील्ड थे, लॉर्ड मैन्सफील्ड है। ठीक है, लॉर्ड मैन्सफील्ड, MMM है, पूरा MMM याद रखिएगा। ठीक, चैप्टर 5 में आपका ये पूछा एग्जाम में, ये आपका आया था किसमें, बिहार के एग्जाम में आया था, अभी ये जो है रिसेंट में हुआ था 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सेक्शन 93 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड डिवाइड, किसमें दिया गया, ट्रेड का रेस्ट्रेंट इन ट्रेड किसमें दिया गया, सेक्शन 27 दिया गया। इसके अलावा और कौन कौन से रेस्ट्रेंट है, 4 प्रकार के आपका रेस्ट्रेंट है। ठीक, इसका शॉर्टकट है MTLU। ठीक है, मतलब मैरिज हो गया। ठीक है, T मतलब होगा ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन हो गया, L मतलब होगा लीगल प्रोसीडिंग हो गया, और U मतलब होगा अनसर्टेन हो गया, M मतलब होगा माइनर हो गया, माइनर में आपका सॉरी मतलब मैरिज हो गया। ठीक है, मैरिज में आपका एक्सेप्शन है माइनर, एक्सेप्शन क्या है, माइनर है। ठीक है, अगर कोई रेस्टोरेंट लगाते हैं आप जो मैरिज को रोकता है रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, एक्सेप्ट माइनर, क्योंकि माइनर का जो है माइनर मतलब जो शादी करते हैं उनको जो है प्रोहिबिट किया गया, इसलिए जो है एक्सेप्ट हो जाएगा माइनर, नहीं माइनर के लिए शादी के अगर आप कोई रेस्टोरेंट लगाते हैं तो वो जो क्या है वैलिड है। इसके अलावा ट्रेड वगैरह हो गया, ट्रेड ऑक्यूपेशन वगैरह कोई व्यक्ति कर रहा है, उसमें आप रेस्टोरेंट लगा रहे किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो है वाइड हो जाएगा, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं तो। इसका एक्सेप्शन आपको गुडविल वगैरह हो गया, जहाँ गुडविल वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ जो है ये वैलिड है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं ना, उसका जो है सेक्शन 11 हो गया। ठीक है, सेक्शन 54 वगैरह हो गया। ठीक है, इसके अलावा शायद सेक्शन 52 है, क्या ऐसा कुछ है, 52 55 वगैरह भी है शायद, 55, तो इस सब में जो है इसका एक्सेप्शन दिया गया, तो वहाँ पर जो है आप रेस्टोरेंट लगा सकते हैं ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक, इसके अलावा लीगल प्रोसीडिंग वगैरह में, ठीक, लीगल प्रोसीडिंग वगैरह कोई रेस्टोरेंट लगाते हैं तो वो भी जो है आपका ऐसा एग्रीमेंट जो है क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है, आपका आर्बिट्रेशन वगैरह हो सकता है। आर्बिट्रेशन या तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी अराइजन हो चुका है, पहले से मतलब अराइज हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ रेस्टोरेंट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट है अनसर्टेनिटी, आपका अनसर्टेनिटी में वाइड होता है, कोई ऐसा अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं जो अनसर्टेन है, ठीक है, पता नहीं कि मतलब वो होगा कि नहीं होगा, ठीक, तो वहाँ भी जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखने हैं तो और सेक्शन 30 आपका भी है, सेक्शन 30 जो जानते होंगे आप, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को डील करता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी विन हो रहा है, दूसरे पार्टी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में आता है कि जो है आपका ये कि वेजरिंग में और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, तो वेजरिंग में ही अंतर है कि एक पार्टी का लॉस और दूसरे पार्टी का नुकसान, लेकिन कॉन्टीजेंट में ऐसा नहीं होता, यहाँ दोनों पार्टी का लॉस होता है या दोनों पार्टी का नुकसान होगा। ठीक, ये दोनों अंतर है, मेन अंतर इसके दोनों में ही है, ये वेजरिंग और कॉन्टीजेंट में। कॉन्टीजेंट आपको 31 जानते ही होंगे, 31 ये 30 में दिया गया। इसका वेजरिंग का एक्सेप्शन भी है, जैसे हॉर्स रेसिंग वगैरह, हॉर्स रेसिंग हो गया। इसके बाद सेक्शन आप देखते होंगे 294 देखते होंगे IPC का, तो वहाँ भी जो है इसको दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा जो इसके बारे में होगा। इसके अलावा जजमेंट वगैरह अगर देखना है, जैसे जजमेंट देखना है, जैसे मैरिज का अगर देखना है, रेस्टोरेंट इन मैरिज के बारे में, यानी कि सेक्शन 26 के बारे में अगर देखना है, जजमेंट देखना है, इसका जजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है राव रानी का, राव रानी वर्सेस गुलाब रानी का कहते हैं, गुलाब रानी। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ था कि जो है कास्ट मतलब कि जो सेकंड मैरिज को जो है रेस्ट्रेंट किया गया था। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि हाँ वैलिड है, क्योंकि सेकंड मैरिज क्या है आपका,
सेकंड मैरिज ऑलरेडी जो है वाइड होता है और इसको जो है पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 494 आईपीसी में देखेंगे, बाइगेमी बोलते हैं इसको लोग। तो इस पर अगर सेकंड मैरिज पे आप रेस्टोरेंट लगा रहे हो, फिर माइनर के मैरिज पे आप रेस्टोरेंट लगा रहे हो तो क्या है वैलिड हो, ऐसा रेस्टोरेंट क्या है वैलिड, क्योंकि ये अपने आप में क्या है वाइड। ठीक, तो राव रानी वर्सेस गुलाब रानी में ही बोला गया था। इसके अलावा इसका दूसरा अगर केस देखना तो एक वो आपका एयर इंडिया वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस है। मिर्जा ऐसे बोला गया कि मतलब कोई भी अगर जो है एयर हॉस्टेस है, अगर उनका शादी हो जाता है, अगर मैरिज हो जाता है तो उनको जो है जॉब से जो है क्या कर जाएगा, उसको जो डिसमिस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर एग्रीमेंट बना गया तो वो एग्रीमेंट क्या वाइड। ये जो इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा सेक्शन 27 का अगर इंपॉर्टेंट केस देखा जाए जो कि ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है गुजरात बोटलिंग वाला, गुजरात बोटलिंग का केस है, गुजरात बोटलिंग वर्सेस कोका कोला कंपनी का। ठीक है, तो इसमें इसका ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट केस का ही। ठीक है, बस उसके बाद और देखना है तो उसका पढ़ लीजिए आप, माधव वाला केस ना, माधव चंदेर वाला केस भी है, और बस राजकुमार को कैसे केस रखी है राजकुमार, ये भी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 28 का देखते हैं हम लोग। 28 आपका लीगल प्रोसीडिंग से डील करता है। लीगल प्रोसीडिंग में आपका कौन सा आएगा, लीगल प्रोसीडिंग में तो अभी कोई याद नहीं आ रहा है फिलहाल में, शायद कोई है भी नहीं। ठीक है, सेक्शन 28 तो 29 वगैरह में इस समय कोई मतलब इंपॉर्टेंट केस नहीं, इंपॉर्टेंट केस तो उसी में 26 में है, 27 में। ठीक है, तो ये सब पूरा इसके बारे में हो गया। ठीक है, ये मतलब कहाँ कहाँ जो है वाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर जो है मैरिज का पूछा है तो मैरिज का आपका ट्रेड का पूछा है आपका, ट्रेड 27 में आपका हो जाएगा। बाकी 26 में मैरिज है, 28 में आपका लीगल प्रोसीडिंग है, और 24 में तो आपका मतलब कॉन्सिडरेशन संबंधित है, कॉन्सिडरेशन अनलॉफुल होता है, लॉफुल होता है। ठीक है, ये सब दिया गया। और 25 में जानते होंगे कि कंसिडरेशन वाइड होता है, एग्रीमेंट वाइड विदाउट कंसिडरेशन होता है, इसका एक्सेप्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका गिफ्ट वगैरह हो गया, या फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो गया। ठीक है, या फिर पास्ट वॉलंटरी सर्विस हो गया आपका। ठीक है, बेलमेंट वगैरह हो गया, तो ये सब एक्सेप्शन दिया गया सेक्शन 25 का। उसके बारे में डिटेल करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर आएगा 25 से तो पूरा बताएंगे क्या है 25 कैसा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीआरपीसी से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीआरपीसी का करिए आप। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया गया, और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया, और कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जानते हैं सेक्शन 24 में दिया गया, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपका 18 में दिया गया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपका 13 में दिया गया, और कोर्ट ऑफ सेशन आपका 9 और 10 में दिया गया। ठीक, तो इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 9 10 आएगा, यानी कोर्ट ऑफ सेशन सबसे पहले 4 आएगा। ठीक, 4 आएगा, यहाँ लिख लीजिए 4, ऐसे लिख लीजिए, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो तुरंत यहाँ लिख लीजिए 4 आएगा पहले। फिर उसके बाद जो है आपका 18 में दिया है, इसके बाद कौन सा 13 वाला आपका आएगा, यानी कि 3 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1 जो है वही सही है, 4 3 2 1 ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा हम लोग कि जो है कहाँ कहाँ दिया है, जैसे कि आपका पीपी वगैरह होगा, पीपी एपीपी होता है, 2 होता है ना, पीपी एपीपी 3 होता है, एक होता है एसपी, या फिर डीवाईपी होता है, ऐसे कुछ होता है। तो ये आपका पीपी कहाँ दिया गया, 24 में दिया गया, ये आपका 25 में दिया गया, और डीवाईपीपी आपका दिया गया 25A में दिया गया। इसको आई थिंक 2005 में ऐड किया गया था शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 2005 में। ठीक, पीपी और एपीपी के लिए जो है जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, 7 ईयर्स का है, जबकि डीवाईपी के लिए कौन कितना है, 10 साल है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक से ज़्यादा पीपी एपीपी किसी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। और देखो जनरल में क्या समझ लो 24 के बारे में, देखो 24 का क्या है पूरा मतलब बता दे रहा हूँ, मतलब कि ब्रीफ बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं पीपी एपीपी। ठीक है, 1 और मोर। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर 24(4) देखा जाए, क्लॉज 4 में ये देखोगे तो ये बताता है कि जो है पीपी वगैरह और जो एपीपी होते हैं हमारे, इनको जो है इनके लिए कलेक्टर क्या है, या तो डीएम बोलिए आप, डीएम क्या करता है, प्रिपेयर करता है पैनल ऑफ नेम्स, प्रिपेयर करता है पैनल ऑफ नेम्स, मतलब डीएम बनाता है, लिस्ट बनाता है कि किसको किसको जो है बनाना है पीपी एपीपी। वो किससे कंसल्ट करता है, कोर्ट ऑफ सेशन से जो है डीएम कंसल्ट करता है, फिर प्रिपेयर करता है पैनल ऑफ नेम्स। ठीक है, फिर 24(5) में करिए। ये बोलता है कि जो पैनल ऑफ नेम में जो भी नाम दिया गया है उन्हीं नाम के व्यक्ति को जो है पीपी एपीपी बनाया जाएगा। ठीक,
इसके अलावा 24 का आप 6 पढ़ेंगे तो बोला स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि मतलब जो पैनल आप नेम दिए गए उसके अलावा भी कुछ व्यक्ति को जो है बना सकता है, जो कि जो कैडर से संबंधित है। कैडर मतलब जो पुलिस कैडर वगैरह होता है, पुलिस के कैडर वगैरह होता है, उनसे जो है किसी व्यक्ति को पीपीए भी बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो। ठीक, उसके अलावा 24 का आप 7 पढ़ेंगे तो यहाँ जो है एक्सपीरियंस दिया गया है कि अगर पीपी है या फिर एपीपी है तो जो है 7 साल जो है चाहिए इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक, इसके अलावा 24 का आप अगर 8 पढ़ेंगे आगे, ठीक है 24 का 1 पढ़ेंगे तो वहाँ बोलिए एसपीपी के बारे में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनके लिए 10 साल है आपका, 10 साल स्पेशल के लिए। और फिर डीवाईपी के लिए भी, यानी कि 25A में भी जो आपका दिया गया है वहाँ पे जो है क्या है 10 साल है। इसके बाद 24 का आप 9 पढ़ेंगे जो कि किसके बारे में करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है पीपी और एपीपी है तो माना जाएगा कि वो जो कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है। ठीक है, जब तक पीपी एपीपी है तो कोर्ट में प्रैक्टिस उसका जो है काउंट होगा, ये बोलता है। ठीक है, इसीलिए जो पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एपीओ की वैकेंसी आती है उसमें जो है अगर आप बन चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपको जो है जोड़ता है, उसके लिए आप जो है बाद में HJS का एग्जाम होता है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया 24 क्लॉज 9 में। इसके बाद 24 क्लॉज 8 जो है ना हमारा ये वाला, इसका जो है एक प्रोवाइजो दिया गया है। इस प्रोवाइजो में बोला गया है कि एडवोकेट जो है इंगेज करने के लिए, इंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस का। ठीक है, आप चॉइस के लिए एडवोकेट भी इंगेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी इसमें दिया गया। ठीक, तो ये पूरा जो किसके बारे में हो गया आपका जो है पीपी के बारे में होगा और एसपी के बारे में होगा। एसपीपी स्पेशल के बारे में होता है, 3 चीज़ दिया गया। एक होता है आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, एक होता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, एक होता है आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये आपका दिया गया है सेक्शन 13 में दिया गया, ये आपका सेक्शन 18 में दिया गया और ये आपका सेक्शन 21 में दिया गया। ठीक, स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया था। ठीक, कौन करता है? इन दोनों को हाई कोर्ट करता है। ठीक है, और इनको कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक, हाई कोर्ट इनको करता है कितने समय के लिए? 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक, 1 साल के लिए जो है अपॉइंट करता है। और इसको जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है। इसका कोई जो है टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कब तक कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग तीनों। एक आपका SJM है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक आपका स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, एक वो आपका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, 13 में दिया गया SJM, 18 में MM दिया गया, 21 में EM दिया गया। ठीक है, एक हाई कोर्ट करता है 1 साल के लिए, क्योंकि ये क्या जुडिशियल अथॉरिटी दोनों है, दोनों को माना जाता है क्या जुडिशियल अथॉरिटी है। इनको माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह ये ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक, तो इनका जो है कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका क्या है 1 ईयर। ठीक, याद रखिएगा। तो ये बस इतना ही होगा। इसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन जानते होंगे, कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है। ठीक है, क्रिमिनल मैटर डील करते हैं उनको कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ठीक है, कहीं आप देखना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में डिफरेंस वगैरह सब होता है। ठीक, ये एक सिविल मैटर से आपका क्रिमिनल मैटर से। इस कोर्ट ऑफ सेशन में आपका इंक्लूड होता है कौन कौन? 3 व्यक्ति आते हैं। एक होता है सेशन जज आता है जो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आपका एडिशनल सेशन जज आता है, उसके नीचे होते हैं, एक आपका असिस्टेंट सेशन जज आता है। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज। ठीक, ये आपको उसके नीचे होता है। असिस्टेंट सेशन जज के बाद क्या है 10 साल तक का पनिशमेंट जो है वो अवार्ड करता है असिस्टेंट। और एडिशनल सेशन जज जो है इनका जो कोई नो लिमिट है। ठीक है, कोई भी मतलब डेथ सेंटेंस वगैरह भी अवार्ड करते हैं ये लोग, लेकिन असिस्टेंट कभी डेथ सेंटेंस अवार्ड नहीं करता, ये 10 साल के अंदर के पनिशमेंट को अवार्ड करता है। और इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है? ये लोग मतलब फाइन के लिए इनका कोई जो है अमाउंट नहीं है, फिक्स फाइन नहीं है, किसी भी अमाउंट का फाइन जो है अवार्ड कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में जो आपका सेक्शन ये सब जो बताया मैंने 10 ईयर वगैरह, ये 28 में दिया गया आपका पूरा। और सेक्शन 9 और 10 में जो है आपका कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में दिया गया है। ठीक, कौन होता है। तो ये हो गया इसका क्रम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, तो इसका तो आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा IPC से लग रहा है, IPC का ये, इसमें भी मैच लिस्ट करना है। ये सब तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अब जो आ रहा है, जो पिछला क्वेश्चन आया था अभी क्वेश्चन आया, ये यूपी का आया था, यूपी 22 में भी जो एग्जाम हुआ उसमें ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें मैच करना है कि जो है किसका किससे मैच हो रहा है। जैसे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है और टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कन्वर्टिबल क्या होता है। देखो डिलीवरी कहाँ होता है आपका एक्सटॉर्शन में होता है। ठीक है, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी आपका थेफ्ट में होता है।
इंट्रस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी जो है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है, BOT पॉट। ठीक, कन्वर्टिबल आपका जो है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में होता है। ठीक, और आपका एक्सटॉर्शन कहाँ डिफाइन है, आपका 383 में, 383 में दिया गया। थेफ्ट आपका कहाँ है, 378 में आपका डिफाइन है, और 379 में आपको पनिशमेंट दिया गया है, और 383 में ये डिफाइन है, और 384 में जो इसका पनिशमेंट दिया गया है। इन दोनों का पनिशमेंट कितना है, 3 ईयर है, और फाइन है। इसका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारा ये आपका 405 में दिया गया, और 406 में इसका पनिशमेंट दिया गया, ये भी 3 ईयर है, 3 ईयर का है। इसके अलावा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये आपका 403 में दिया गया। ठीक, और इसका पनिशमेंट भी इसी में ही दिया गया है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का। इसका आई थिंक शायद 1 ईयर वगैरह है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक, इसके अलावा 303 पढ़ते हैं तो 404 आप देखेंगे, 403 के अलावा 404 भी पढ़ते हैं हम लोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कोई अगर व्यक्ति डेड हो जाता है, डेथ व्यक्ति को जो है, तो उसका जो है जैसे वो घड़ी वगैरह पहना है या फिर सोने का चैन वगैरह पहनना है, अगर उसको कोई चोरी करता है तो जो है यहाँ पर आता है, तो उसको माना जाता है कि जो है मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है। 404 में बोला गया, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक, तो इसका आंसर यही है, सी है। ठीक है, मैं सब बता दिया, मिला लीजिएगा उससे। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ। ठीक, तो इसके बारे में ये सब था। और अगर देखना है तो जैसे थेफ्ट वगैरह का देखना है, जैसे थेफ्ट का एसेंशियल क्या है आपका, पूछता है मेंस वगैरह में आपका इंपॉर्टेंट है। 378 में दिया था, देखो ये देख लो, 378 से लेकर 382 जो है थेफ्ट दिया गया। ठीक, 78 में क्या गया, थेफ्ट डिफाइन किया गया। ठीक है, 379 में क्या किया गया, 379 में आपका पनिशमेंट दिया गया, और 380 में आपका 380 में आपका क्या दिया गया, आपका जो डवेलिंग हाउस दिया गया। डवेलिंग हाउस अगर आप थेफ्ट करते हैं, यानी कि जब यहाँ लोग रहते हैं वहाँ थेफ्ट करते हैं, तो 380 में आएगा। 381 में दिया गया कि अगर क्लर्क अगर सर्वेंट करता है कोई थेफ्ट, कोई व्यक्ति क्लर्क है कहीं पे या फिर कोई व्यक्ति सर्वेंट है वहाँ थेफ्ट करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया। और 382 में दिया गया, 382 में दिया गया अगर आप थेफ्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ में आप प्रिपरेशन भी किए हैं कि अगर मतलब कि क्या करने का, हर्ट करने का या फिर डेथ करने का या फिर ग्रीवियस रॉन्गफुल एक्सीडेंट वगैरह करने का, अगर आपने मतलब ऐसा प्रिपरेशन करके गया तो 382 में पनिशमेंट दिया गया। ठीक, थेफ्ट का हम लोग देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको जैसा हो सकता है डिसऑनेस्ट हो सकता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो सकता है, ये आपका क्या है, मेंसरिया आपका है। ठीक है, थेफ्ट का मेंसरिया क्या है आपका, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। ठीक है, इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, केवल मूवेबल प्राय होता है थेफ्ट होता है। ठीक, इसके अलावा आपका जो है टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन होना चाहिए, टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या एक्टस रियस आपका है। ठीक, मेंसरिया का आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मानी गिल्टी माइंड आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है विदाउट परमिशन होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विदाउट परमिशन होना चाहिए। इसके अलावा मूविंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूविंग होना चाहिए, प्रॉपर्टी को मूव करना चाहिए, केवल आप मूव कर दे तो भी सफिशिएंट माना जाता है कि थेफ्ट हो गया। इसके अलावा जो है इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है 4-5, इसमें से आपका पहला है सीवरेंस हो गया, मतलब किसी चीज़ से आप अलग करते हैं, कोई चीज़ जॉइंट है तो भी आपका थेफ्ट हो गया, जैसे आप कुछ को अलग किए। ठीक है, इसके अलावा आप जो है किसी व्यक्ति को मूव कर रहे हैं, कोई चीज़ मूव कर रहे हैं तो भी थेफ्ट हो गया। इसके अलावा कोई मतलब कि ऑब्स्टेकल कोई रिमूव कर रहे हैं, अगर कोई मतलब ऑब्स्टेकल के रखा गया उसको हटा रहे तो भी जो है थेफ्ट कैटेगरी में मान लिया जाएगा, कल मतलब उसको ऑब्स्टेकल को हटाना ही जो है थेफ्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल वगैरह मूव करते हैं आप, एनिमल को अगर अगर चोरी करते हैं एनिमल का तो भी थेफ्ट होता है। इसके अलावा कंसेंट जो है, ठीक है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होता है तो वहाँ भी जो है थेफ्ट होता है आपका। ठीक, तो ये सब दिया गया है एक्सप्लेनेशन वगैरह में। ठीक है, थेफ्ट वगैरह हो गया, इसी तरह जो है सबका एलिमेंट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया आपका। ठीक है, एक्सटॉर्शन में आपका जो है रॉन्गफुली ऑब्टेन करते हैं आप, रॉन्गफुली ऑब्टेन करते हैं कंसेंट, मतलब जबरदस्ती कंसेंट आप किसी से व्यक्ति लेते हैं। ठीक है, तो उसको डरा के धमका के, एनी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आप एक्सटॉर्शन किसी प्रॉपर्टी को रखता है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका और देखना है तो प्रॉपर्टी अगर ऑब्टेन कर रहे हैं आप जो है किसी व्यक्ति को पुटिंग इन फियर में डाल के, पुटिंग इन फियर में आप डालें किसी को। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट डिसऑनेस्टी इंड्यूस कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो ये आपका क्या हो गया, मेंसरिया हो गया। ठीक, तो ये सब हो गया आपका। और पुटिंग इन फियर ऑफ इंजरी हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका एक्टस रियस हो गया। ठीक, तो ये सब का एलिमेंट वगैरह। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट केस आप पढ़ते हैं, AR अंतुले वाला केस पढ़ते हैं,
और इसके अलावा थेफ्ट में अगर देखना है तो थेफ्ट में आपका जो वो क्या नाम है, हवाई जहाज एयरक्राफ्ट चोरी वाला केस है आपका। ये एयरक्राफ्ट चोरी का शायद कोई केस है ना, ऐसा कोई है कोई, ठीक है, ऐसा कोई केस था शायद उसका, हाँ शायद वो के एन मेहरा का केस है, के एन मेहरा केस था, मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान केस में थेफ्ट, जिसमें जो है एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान में लेके जाता है, फिर वो वापस ले आता है फॉर ए टाइम भी, कुछ समय के लिए, तो उसको माना जाएगा थेफ्ट किया। तो वो सब इंपॉर्टेंट केसेस देख लीजिएगा आप। इसके अलावा डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन आपका, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन 403 आपका, ठीक, तो वहाँ जो है आपका क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, और इसके बाद हिज ओन यूज होना चाहिए, अपने यूज के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है, कन्वर्ट या फिर मिस अप्रोप्रिएट, डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं उसको अपने यूज के लिए, हिज ओन यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, जैसे आपका थेफ्ट में था, ये सब इसका एलिमेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा पूरा बताएंगे तो। ये बोलता है कौन सा केस जो है रिलेटेड है अपना डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में, नेसेसिटी का आपका दिया गया है सेक्शन 81 में दिया गया है। इसका सही आंसर आपका यही है, आर्म से डुडलेस टिपर का है, जिसमें क्या करता है, कुछ लोग नाव में रहते हैं और एक बच्चे को मार के खा लेते हैं, तो आर्म से डुडलेस टिपर इसी से, ठीक है, आपका डिफेंस ऑफ नेसेसिटी से आपका। इसमें आप जो है कोई भी अगर एक्ट करते हैं जो है आपका, कि जो है कुछ भी ऐसा एक्ट जो है आपका जो है इंटेंशनली और नोइंगली जो है आपके था कॉजिंग टू हार्म है, हार्म है, ठीक है, लेकिन प्रिवेंट करने के लिए बिग हार्म को रोकने के लिए छोटा मोटा अगर काम करते हैं, तो उसके लिए जो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट करता है हमारा सेक्शन 81 जो है, ये जो है सेक्शन 81 आपका चैप्टर 4 में आता है, जो कि जो है प्राइवेट डिफेंस आरपीडी के बारे में बात करता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या फिर जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, जो कि आपका सेक्शन 76 से लेकर 106 तक दिया गया पूरा चैप्टर, 76 से लेकर 106 तक दिया गया, तो उसी का सेक्शन 81 है, ठीक है। अगर आप इंटेंशनली या तो नोइंगली जो है किसी व्यक्ति को कॉज हार्म करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं कि ताकि जो है बड़ा हार्म जो है होने से बच जाए, ठीक, तो वहाँ जो है आपका डिफेंस ऑफ नेसेसिटी आप ले सकते हैं इसके लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं आग लग रहा है, ठीक है, तो आप आग लगने में लोगों को बचा रहे हैं, आप उसी में किसी व्यक्ति को जो है चोट लग गया, तो यह डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में है, क्योंकि आप जो है उन व्यक्ति को बचा रहे हैं आग लगने से, ठीक है, उसी में अगर छोटा मोटा चोट लग जाता है तो इसलिए आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा डीपीपी वर्सेस बीएड का केस है, ये आपका इंटॉक्सिकेशन से है, ठीक। मैग्नाटन का केस आपका 84 से, अनसाउंडनेस माइंड से, ठीक। और लिप में का तो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ नहीं पता, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है सब। और इसमें जो है आपके पूछता है कभी कभी जस्टिस कौन थे, आर वर्सेस डुडले स्टीफन में लॉर्ड कॉलरिज थे, कॉलरिज, ठीक है। इन्होंने तीन प्रिंसिपल बताया था, तो मतलब कि नेसेसिटी में आर वर्सेस डुडले स्टीफन वाला केस हुआ था, जिसमें एक नाव में जो है कुछ लोग जा रहे थे और वो रास्ता भटक गए थे समुद्र में, तो 4-5 लोग थे, इसमें से एक छोटा बच्चा भी था, तो वो लोग मतलब कि उन लोग के पास कुछ खाने का आइटम सब खत्म हो गया था, तो वो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए जो है उस बच्चे को जो है मार के जो है उसका जो है मांस खाते हैं, ताकि वो लोग जो है बच सकें, तो उन्होंने डिफेंस लिया कि मतलब उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए जो है, तो लॉर्ड कॉलरिज थे उस समय जस्टिस, उन्होंने बोला कि मतलब अपने जीवन बचाने के लिए किसी आप दूसरे व्यक्ति का जो है लाइफ को जो है नहीं, आप किसी व्यक्ति को आप मार नहीं सकते, ठीक है, अपने जीवन को बचाने के लिए, और नेसेसिटी जो है वहाँ अप्लाई नहीं होता जहाँ मतलब इस तरह का कोई मतलब हार्म होता है, तो ये सब 3 प्रिंसिपल ने दिया था, ठीक है, अभी 2 ही याद आ रहा, तो ये लॉर्ड कॉलरिज ने बोला था आप इसे डुडले स्टीफन में। दो इम्पोर्टेंट केस और है, एक आपका गोपाल नायडू का केस है, गोपाल नायडू, एक आपका है धनिया धांजी का केस, धनिया DHANIA और DGDIJI। गोपाल नायडू केस में कहा गया कि एक जो है डीएम ने एक ड्रंकनेस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था, इसलिए अरेस्ट किया ताकि जो है कोई मतलब कि कोई ऑफेंस ना कर सके, तो ऐसे अरेस्ट को माना गया कि जो है ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में आएगा, ठीक है, कि बड़े हार्म को बचाने के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया इंटॉक्सिक। और धनिया धीजी वाले केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो है अपने फसल को बचाने के लिए, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए अपने फील्ड के चारों ओर जो है वो लगा दिया, कौन सा, टोडी पॉट लगा दिया। टोडी पॉट क्या होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, तो इसलिए लगाया जाके जो जानवर से रक्षा किया जाएगा, तो इसको जो है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं माना गया, ठीक है, इसको जो है कोई
एक्सेप्शन में नहीं माना जाएगा और व्यक्ति जो है लाइबल होगा कभी इससे किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो। ये पूरा केस इसी के बारे में था। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं अब। ये हमारा केस इससे है, ये हमारा जो है आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सच कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड, कब तक जो है एक्सीड नहीं होगा, कितने दिनों तक, 14 डेज तक, ठीक है। इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपका दो जगह दिया गया है, सेक्शन 73 में और सेक्शन 74 में, ठीक। ये दो जगह आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया हुआ है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपका सेक्शन 7 रूल क्या है इसका, कोई व्यक्ति अगर कन्विक्ट होता है जो कि जो है राइगरस इम्प्रिजनमेंट है, राइगरस इम्प्रिजनमेंट, तो वहाँ जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ग्रांट किया था। इसमें लिमिट बताया गया सेक्शन 73 में कि अगर कोई ऑफेंस है जिसका पनिशमेंट जो है 6 महीने से कम है तो इसके लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल 1 महीने का होगा, ठीक है। इसके अलावा 6 महीने से ज़्यादा है और जो है 1 साल के कम है, 1 साल से कम, 1 ईयर से कम है तो 2 महीने का होगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना होता है, 3 महीने के लिए होगा, 3 MS के लिए होगा, ठीक। 6 महीने से कम है अगर 1 महीने के लिए होगा, 1 MS के लिए होगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम है तो 2 महीने के लिए होगा। अगर 1 साल से ऊपर है तो जो है 3 महीने के लिए होगा। तो ये पूरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसके अलावा सेक्शन 74 जो है वो 2 चीज़ बताता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है एक बार में लगातार अगर देखा जाए तो 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। 14 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर जो है अगर 1 महीने में देखा जाए तो 1 मंथ में, तो 1 महीने में जो है मैक्सिमम जो है 7 दिन आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी व्यक्ति को जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। और मैक्सिमम आपका कितना 14 डेज 14 दिन के लिए होना चाहिए। तो ये कैसे काउंट होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका 1 महीना से लेकर ये 2 महीना, 1 महीना यहाँ पर है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ से दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो ये बोल रहा है कि जो है मैक्सिमम जो है कितना होना चाहिए, 14 डेज होना चाहिए। और एक महीने में क्या है 7 दिन के लिए चाहिए। मान लीजिए कि आपने मतलब कि 23 जो है जनवरी को आपने जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया, ठीक है, 23 जनवरी को, 23 जनवरी को आपने जो है किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेजा 7 दिन के लिए, ठीक। तो यहाँ जो है ये महीना खत्म हो गया, फिर नए महीने से फिर उसको 7 दिन मिलेगा, यहाँ तक 7 दिन, 7 डेज। तो ये यही बोल रहा है कि 7 दिन यहाँ हो गया, 7 दिन यहाँ होगा, 14 दिन जो है मैक्सिमम हो सकता है एक साथ लगातार। और 1 महीने केवल जो है 7 डेज के लिए आप दे सकते हैं, ठीक। तो यही बोल रहा है सेक्शन 74 में। तो ये हो गया आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट संबंधित, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 73(4) तो हो ही गया। और 75 अगर देखना है तो ये 75 का किसके बारे में बात करता है, प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बात करता है। तो चैप्टर 12 और चैप्टर जो है 17 होगा किसका, IPC का, ठीक है, बता रहे हैं। IPC की बात कर रही है शायद इससे कॉइन वगैरह से डील करता है और ये शायद प्रॉपर्टी से डील करता है। अगर इस तरह कोई अपन तो समझो प्रीवियस कन्विक्शन होता है तो वो 75 के बारे में बात करता है, प्रीवियस कन्विक्शन वगैरह। तो वो तो इससे अलग है, बस बता दिया मैंने कि 75 इससे। उसके बाद 76 से आपका जो प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, यानी जनरल एक्सेप्शन का स्टार्ट होता है। तो ये 73 और 74 के बारे में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोविजन ऑफ CRPC, कौन सा CRPC जो है हेबियस कॉर्पस से रिजेंबल करता है, यानी हेबियस कॉर्पस तरह जो है लगता है। तो हमने पहले बता दिया सेक्शन 97 आपका जो हेबियस कॉर्पस तरह लगता है। किसी व्यक्ति को अगर जो है रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया तो उसको जो है प्रोड्यूस किया जाए बिफोर मजिस्ट्रेट, उसके लिए जो है एप्लीकेशन आप लेके आ सकते हैं सेक्शन 97 में भी। उसके अलावा हेबियस कॉर्पस आपका रिट होता है, रिट आपका 2 जगह दिया है, 32 में आर्टिकल 226 में, ये आपका सुप्रीम कोर्ट, ये आपका हाई कोर्ट। इसके अलावा IPC में आपका दिया गया है, रिट कहाँ दिया गया है, 345 में, ठीक। तो ये सब रिट के बारे में है। तो 97 आपका यही डील करता है, ठीक है, रिट के बारे में। इसके अलावा 97 से आप अगर आप देखना है तो 97 तो आप जो है 57 से पढ़ सकते हैं। 57 ये बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद जो है सेक्शन 167 क्लॉज 2 जो अप्लाई होता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन, अब बस यही सब था आज का, ये इतने क्वेश्चन था। तो MCQ पूरा हमारा खत्म हुआ आज का। तो कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोई कमेंट हो तो उसके लिए बताइएगा। थैंक यू।